देखिए बच्चों, जो आपका टॉपिक हुआ है, जो आपका टेस्ट हुआ है आज, उसका आपका सॉल्यूशन देख लीजिए और देखिए आपने कहाँ गलती की और कहाँ आपसे क्वेश्चन में गलती हुई है। सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है पहला ही, और वो कह रहा है एक बेंच में बैठे, यानी कि लीनियर अरेंजमेंट है बेटा। ए सिटिंग नेक्स्ट टू बी, सी सिटिंग नेक्स्ट टू डी, डी इज नॉट सिटिंग विद ए। ठीक है बेटा, ओके ठीक है। सी जो है वो राइट हैंड से दूसरे पर है बेटा। सी जो है वो राइट हैंड से कहाँ पर है? दूसरे पर है। ठीक है। ए इज टू द राइट ऑफ बी, ए जो है वो बी के राइट में है एंड ई के राइट में है। ठीक है। ए एंड सी आर सिटिंग टुगेदर, ए और सी एक साथ बैठे हैं। एक बार ए यहाँ बैठ जाएगा, एक बार ए यहाँ बैठ जाएगा। कितने बंदे हैं बेटा टोटल? हाँ 5 बंदे हैं, 1 2 3 4 5, 3 4 5। आगे उसने बोला कि ए सिटिंग नेक्स्ट टू बी, ए जो है वो बी के अगला बैठा हुआ है, तो बी यहाँ, तो बेटा दोनों में संभावना यही होगी, ए यहाँ आ ही नहीं सकता किसी भी कंडीशन में। चलिए आगे वो कह रहा है आपसे सी इज नेक्स्ट टू डी, सी जो है वो डी के पास बैठा है, डी के अगला, तो डी यहां जाएगा मेरे बच्चे। आगे आपसे कह रहा है बेटा बचा है ई, आगे पूछो ही मत। आगे उसने क्या कहा? सोचो ही मत। डी जो है वो ई के साथ नहीं बैठा है, नहीं बैठा है बेटा। ई जो है वो लेफ्ट हैंड पर है, बेंच के लेफ्ट हैंड पर है बेटा, इसमें कोई दौराई नहीं है। तो आपसे पूछा क्या है? इन विच पोजिशन ए कहां बैठा है? ए बी और सी के बीच में बैठा है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो पहले का कौन सा करेक्ट है बेटा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं। फिर एक और सेटिंग का है, इसमें राउंड सर्किल है, फेसिंग सेंटर है बेटा। मैंने कहा है कि हमेशा 2 पोजीशन ले बेटा। 2 संभावना से क्या होगा मेरे बच्चे? कितने बंदे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 से जो क्वेश्चन है बहुत जल्दी हो जाएगा। चलिए फेसिंग सेंटर है तो दिक्कत भी नहीं है कोई, बैठाते हैं भाई। वो क्या कर रहा है? पी इज द सेकंड राइट ऑफ टी, पी जो है टी के सेकंड राइट में बैठा है, बैठा दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। पी जो है टी के सेकंड राइट में बैठ गया। टी जो है वो नेबर है आर और वी का। टी किसका नेबर है? आर का और वी का। एक बार आर यहाँ, वी यहाँ, एक बार आर यहाँ और वी यहाँ। चलिए एस जो है वो पी का नेबर नहीं है, तो एस यहाँ पर नहीं आएगा। आगे चलते हैं। आगे उसने कहा वी इज द नेबर ऑफ यू, वी जो है यू का नेबर है, तो बेटा ये संभावना गलत हो जाएगी, तो वी यू का नेबर यहाँ हो जाएगा। ठीक है। क्यू जो है वो एस और डब्ल्यू के बीच में बैठा है, क्यू एस और डब्ल्यू के, बेटा देखो क्यू ये हो जाएगा, डब्ल्यू ये हो जाएगा, एस ये हो जाएगा। आगे क्या? डब्ल्यू जो है वो यू और एस के बीच नहीं है बेटा, बिल्कुल नहीं है। यू जो है एस के राइट में है, बिल्कुल बिल्कुल राइट में है। बताइए वी के पास कौन बैठा है? वी कहाँ है? वी यू और टी के बीच में है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है। चलिए आगे उसने कहा ब्लड का क्वेश्चन आया बेटा। ब्लड रिलेशन है कि पॉइंटिंग अ फोटोग्राफ ऑफ मेन सेड, एक फोटोग्राफ की और एक बंदा कह रहा है कि जो फोटो है, आई हैव नो ब्रदर, मेरे कोई भाई नहीं है, कोई बहन नहीं है, बट दैट्स मैन फादर, लेकिन इसका जो पिता है, इसका जो पिता है वो मेरे पिता का पुत्र है। अच्छा दोबारा देखें, क्वेश्चन घूमा थोड़ा सा। उसने कहा कि जो फोटो है, मेरा ना तो कोई भाई है ना बहन है, ऐसा कौन कह रहा है? एक व्यक्ति, एक बंदा कह रहा है। आगे उसने कहा कि बट दैट मीन्स, लेकिन इसका जो ये व्यक्ति है, इसका जो पिता है, इसका जो पिता है वो मेरे पिता का पुत्र है, वो मेरे पिता का, ये इसका पिता है, ये इसका पुत्र है। तो बताइए फोटोग्राफ में कौन है? तो फोटोग्राफ में कौन है बेटा? हिज नेफ्यू। कौन है बेटा? हिज, सॉरी, मेरे पिता का पुत्र, तो यानी कि हिज सन। आगे उसने कहा है कि बताइए एक फैमिली में 4 एडल्ट हैं, 3 चिल्ड्रन हैं, 2 ऑफ whom एफ एंड जी आर गर्ल्स, एफ और जी गर्ल्स हैं बेटा। ए एंड डी आर ब्रदर्स। चलिए यहां बना रहे हैं बेटा, यहां देखें ए और डी कौन है मेरे बच्चे? ए और डी भाई हैं। आगे आपसे कह रहा है कि ए इज अ डॉक्टर। अच्छा इसने वो कर दिया है, मिक्स कर दिया है। ए इज अ डॉक्टर, ई इज अ इंजीनियर, मैरिड टू द वन ऑफ ब्रदर ऑफ, हाँ ई जो है इंजीनियर है बेटा। उसने आगे कहा है इज इंजीनियर मैरिड टू वन ऑफ द ब्रदर्स एंड हैज 2 चिल्ड्रंस, कि उसके 2 बच्चे हैं, उससे बी इज द मैरिड टू डी, बी की शादी डी से करा दो बेटा। चलिए उसने आगे कहा है जी बी टू डी एंड जी इज द चाइल्ड, और जी इनका क्या है? चाइल्ड है। अब कौन है जी? जी गर्ल्स है। उसने कहा है यहाँ देखो बेटा, जी गर्ल्स है, सब कुछ कहा है उसने। हु इज सी? चलिए सी के बारे में बात कर लेते हैं बेटा। एक फैमिली में 4 एडल्ट हैं, 3 चिल्ड्रन हैं, तो एक चिल्ड्रन तो बेटा ये हो गया, ए डॉक्टर है, तो ए को डॉक्टर ऐसे बनाते हैं, यहां पर लिख दें डॉक्टर कोष्टक में, ए डॉक्टर है। ई इंजीनियर है बेटा, तो ए की शादी करा दें डॉक्टर से, इंजीनियर की शादी करा दी डॉक्टर से। ठीक है।
उसका बेटा बेटी कौन हो जाएगा बेटा? एफ और जी गर्ल्स हैं, हाँ हाँ 3 चिल्ड्रंस हैं, 2 ऑफ हुम एफ एंड जी आर गर्ल्स, ए एंड डी आर ब्रदर्स, ए और डी ब्रदर्स हैं, ठीक है बेटा। ए इज़ अ डॉक्टर, ठीक है। ए इज इंजीनियर मैरिड टू द वन ऑफ ब्रदर्स, ई की शादी भी करा दी। बी इज मैरिड टू डी, जी इज द चाइल्ड, ठीक है। हु इज द, मतलब उसने कहा है कि उसका एक ही बच्चा है और उसके 2 बच्चे हैं, तो कौन कौन बच्चे हैं बेटा? एक बचा है एफ तो हो जाएगी फीमेल, और बचा कौन है मेरे बच्चे? और बचा है कौन? ए बी सी, सी बचा है, सी हो जाएगा मेल। तो उसने पूछा है बताइए सी कौन है? सी सन है किसका? ए का और ई का, तो ए सन, ये लिख रहा है बेटा। ए का सन कौन है? सी है, ए का सन है सी। चले आगे। आगे उसने कहा है बेटा कि सर्टेन को, प्लस सर्टेन को उसने लिखा है एक्स वी आई जी जेड आर एम, तो यानी कि उसने क्या है, देखो बेटा, सी का अपोजिट, ई का अपोजिट, आर का अपोजिट, टी का अपोजिट, ए का अपोजिट, आई का अपोजिट और एन का अपोजिट, यानी कि अपोजिट पैटर्न को फॉलो कर रहा है बेटा। आगे सीक्वेंस का तो देखो एस का अपोजिट, ई का अपोजिट, क्यू का अपोजिट, सभी अपोजिट है बेटा। इसी प्रकार रिक्वायर्ड का तो आर का अपोजिट है आई, और आई एक ही ऑप्शन में है, तो आगे चेक ही मत करो मेरे बच्चे, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, अपोजिट पैटर्न। उसने पूछा है आगे देखें, एक और कोडिंग डिकोडिंग का अच्छा क्वेश्चन है। उसने आपसे पूछा है क्या कि मैं किसी भाषा को ब्राइट लिटिल बॉय को 123 लिख रहा हूं, टॉल बिग बॉय को 145 लिख रहा हूं, और ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर को 637 लिख रहा हूं, तो बताइए ब्राइट को क्या लिखूंगा? क्या ब्राइट कहीं कॉमन है क्या? सर ब्राइट कहीं भी कॉमन नहीं है, बट लिटिल और बॉय कॉमन है। तो लिटिल और बॉय यानी कि देखो 145 में यहां पर एक कॉमन है और 637 में 3 कॉमन है, लेकिन कहीं भी 2 कॉमन नहीं है, तो बड़ा चेक भी नहीं करना, 2 पे टिक कर दो। आप चाहे तो आराम से उसको चेक कर सकते हो, पहले स्टेटमेंट से, दूसरे से और तीसरे से, लेकिन आपको चेक करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि कहीं भी ब्राइट रिपीट नहीं हुआ है और कहीं भी देखो टू भी रिपीट नहीं हुआ है, टू भी कहीं भी रिपीट नहीं हुआ है, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। आगे चले बेटा, सीरीज का एक क्वेश्चन आया है बेटा। इस क्वेश्चन में क्या था? अल्टरनेटिव। तो देखो 1 से 4 ऐड हुआ, 5 से फिर 4 ऐड हुआ, 9 से फिर 4 ऐड हुआ, तो 13 से फिर 4 ऐड होगा तो 17 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 17। अल्टरनेटिव आपको ऐड करने थे। यहां देखो 30 -4 -4 -4, तो अगला फिर -4 आ जाता, तो +4 -4 कैसे है? अल्टरनेटिव ऑर्डर में है बेटा। देखो यहां पर देखो 48 क्वेश्चन मार्क 100 180 294 448। बेटा ये क्वेश्चन मैंने आपको कहां कराया है? क्लास में, सीरीज में भी कराया है। कैसे कि 2 का क्यू माइनस 2 का स्क्वायर, तो 2 का क्यू 8 माइनस के 4 कितना हो जाएगा बेटा? 4 हो जाएगा। 3 का क्यू यानी कि 27 माइनस 3 का स्क्वायर यानी कि बेटा क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो अगला आएगा 4 का क्यू यानी कि 64 माइनस 16, 4 का स्क्वायर कितना आएगा? 48 आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 48। अगला आएगा 5 का स्क्वायर माइनस, सॉरी 5 का क्यू माइनस 5 का स्क्वायर, 6 का क्यू माइनस 6 का स्क्वायर, 7 का क्यू माइनस 7 का स्क्वायर। ये तो आपको मैथ वाले सर पढ़ाते होंगे कि क्यूब और स्क्वायर को कैसे याद करना है, ठीक है। ये छोटी चीजें मैथ में आती हैं बेटा, क्यूब स्क्वायर जैसी। देखो बेटा, इलेक्ट्रिसिटी इज रिलेटेड टू वायर। जिस प्रकार इलेक्ट्रिसिटी वायर से क्या है? संबंधित है, उसी प्रकार वाटर किससे है? वाटर पाइप से है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वायर से आती है और पानी पाइप से आता है। अरे बोलो यस और नो। आपको ये मत कहना सर जग से भी तो पानी आता है गिलास में, सर बोतल से पानी आता है गिलास में, ऐसे उदाहरण कोई भी नहीं देगा। चलिए आगे बेटा, एक क्वेश्चन आया, किसका है ये? एनालॉजी का। तो देखें 210 यदि मैं 15 का स्क्वायर कर दूं और माइनस कर दूं 15, तो आ जाएगा 210। और 380 यानी कि मैं कर दूं 20 का स्क्वायर माइनस के 20, तो आ जाएगा 380। बेटा देखो 15 और 5 20 का अंतर दिया है, तो यदि मैं 182 को देखूं तो 14 का स्क्वायर करने पर माइनस 14 करने पर क्या आ रहा है? 182 आ रहा है। तो इसमें भी 5 का क्या दूंगा? डिफरेंस दूंगा। तो 19 का स्क्वायर माइनस के 19 करूंगा तो मेरे बच्चे 342 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 342। क्लॉक का एक शानदार क्वेश्चन, आपको मैंने कहा था कि न्यू पैटर्न है ये क्वेश्चन पेपर में आएगा और आपके टेस्ट में भी आ गया है। देखिए 7 से 8 पे वो गया है, कहाँ? पार्क में गया है, और 4 से 5 पे लौटा है। तो उससे पूछा रिटर्न टाइम क्या है बेटा? तो रिटर्न टाइम 60/13 इंटू डिपार्चर टाइम का दूसरा वाला घंटा, तो 8 चौके 48, तो हो जाएगा 480/13, तो 13 तिया 39, ठीक है। और 39 बचा कितना बेटा? 9 बचा 90, तो 13 छक्की 78, तो 36 आ रहा है कहीं पे, 4 बजकर 36। वैसे टोटल क्या होगा?
12/13। आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए, बट मैंने एग्जैक्ट ना छोड़ के आपके लिए क्या है 12/13 छोड़ दिया था और 4:36 लिख दिया था। लेटेस्ट पैटर्न है क्लॉक का, 2 साल से इस पैटर्न को फॉलो, ये पैटर्न नया आया है, इस पैटर्न के क्वेश्चंस आने की संभावना है बेटा, ठीक है। यूपी पुलिस में ऐसा ही क्वेश्चन आ चुका है। एसएससी क्लॉक के क्वेश्चन 2 साल से नहीं पूछ रही है, तो क्लॉक पर मेन फोकस करना है बेटा। जब भी पूछेगी 1 या 2 क्वेश्चन कम से कम पूछेगी। चलिए बेटा, एक कीवर्ड है, ये क्वेश्चन में आपको कराया है, कीवर्ड का ये अपवाद है, एक्सेप्शन केस है। जब एक एन की वैल्यू 1 हो जाए तो मैंने आपसे पूछा है कि मिडिल क्यूब्स कितने बनेंगे, तो आपको पता है सर कॉर्नर क्यूब्स जो होते हैं वो 4 सरफेस पेंटेड होंगे और 4 होंगे फिक्स। 4 क्या होंगे? फिक्स। सर आपको निकालने हैं मिडिल क्यूब्स, तो सर मिडिल क्यूब से पहले आपको कॉर्नर क्यूब्स आने, सॉरी हाँ सेंट्रल क्यूब्स आने चाहिए। सर सेंट्रल क्यूब्स निकालोगे तो जिससे एन की वैल्यू 1 है उसे हटा दो, बाकी दोनों में से 2 कम कर दो सर, और आपस में कर दो गुणा। आपस में क्या कर दो? गुणा। तो सर 6 हो जाएगा, टोटल 20 है सर, 20 - 4 + 6 कर देंगे तो 10 आ जाएगा बेटा। कितना आंसर आएगा? 10। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। समझ गए मेरी बात को? इसको मिटा दूं बेटा, आप आसानी से कर पाओगे, इसमें क्लास में आपको कराया गया है, ठीक है बेटा। यहां देखो उसने कहा कि ऑन व्हाट डेट्स ऑफ अप्रैल 2011 डिड वेडनेसडे फॉल्स। उसने कहा है कि अप्रैल के किस महीने में बुधवार की डेट आएंगी। बेटा मैं आपसे कह रहा हूं कि सबसे पहले आप क्या करोगे, 1 अप्रैल निकाल लो, उससे आपको अंदाजा पड़ जाएगा। तो आपको क्या निकालना है बेटा? 1 अप्रैल 2001 निकालना है। और 1 अप्रैल 2001 निकालोगे तो अप्रैल में देखो जनवरी, फरवरी, मार्च और 1 खुद अप्रैल, तो 7 का 0 हो जाएगा। अरे 7 का 0 हो गया तो 2000, तो 2000 के टुकड़े क्या करें, 2000 का सन हो जाएगा, इसका भी 0, 0 मीन संडे हो जाएगा। उसने वेडनेसडे आपसे पूछा था बेटा। 4th बेटा ये ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट कि 4th, 11th, 18 और 25। चलिए आगे बेटा। आगे उसने कहा है कि हाउ मेनी पेयर्स लेटर्स आर देयर रीजनिंग। बेटा रीजनिंग के लिए उसने पूछे हैं, तो देखो रीजनिंग में एक बनेगा यहां आपका कौन सा, एन और ओ का, ठीक है। एक बनेगा आपका कौन सा, NOPQRST, नहीं बेटा ये नहीं बनेगा, NO बन गया। एक बनेगा आपका ABCDEFG, ए और जी का, ठीक है। एक बनेगा आपका कौन सा बेटा, 2 ही बन रहे हैं इसमें रीजनिंग में, एक आध और बनेगा, एक बनेगा जी और आई। तो टोटल कितने बनेंगे बेटा? 3 बनेंगे। कितने बनेंगे? 3। चलिए बेटा मैथमेटिकल ऑपरेशंस का क्वेश्चन है, यहां लिख रहा हूं देखो, एक ए और जी का, एक जी और आई का, और एक बनेगा एन और ओ का, ठीक है। चलिए बेटा देखो मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है बेटा। उसने कहा है कि यदि इसका मतलब ये है, ये है। आगे उसने कहा कि यदि मैं क्या करूं बेटा, साइन को, प्लस को और डिवाइड को आपस में चेंज कर दूं और 2 और 4 को चेंज कर दूं। तो देखो बेटा पहले को आप लिख लो, 2 को 4 कर दो और प्लस को डिवाइड कर दो, फिर 2 कर दो बेटा 4 को, फिर डिवाइड को प्लस कर दो, 3 = 3। क्या ऐसा आ रहा है? तो देखो 2 और 3 5, ये नहीं आ रहा, मिटा दो इसको। और दूसरे पे चलते हैं बेटा। दूसरे में उसने कहा 4 को कर दो 2, 4 को क्या कर दो 2, प्लस को कर दो डिवाइड 4, डिवाइड को कर दो प्लस 1.5। क्या ऐसा आ सकता है क्या? देखो 0.5 + 6 ये नहीं आएगा बेटा। अगला उसने कहा 4 को 2 कर दो, फिर आएगा प्लस, फिर कर दो 4, फिर कर दो प्लस को डिवाइड और 3, 6/3/4। क्या ये आ सकता है क्या? सर ये भी नहीं आएगा। तो अगला और चेक कर लें एक बार। फोर्थ में उसने कहा 2 को 4 कर दो, डिवाइड बाई 2 कर दो, फिर प्लस बाई 6 कर दो, तो 2 और 6 8। बेटा ये आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, ठीक है। वहां पर आपको क्या है कि डिवाइड को आपको प्लस से चेंज करना है और 2 को 4 से चेंज करना है। अब इसने पूछा है कि हम कौन सा साइन चेंज करें आपस में जिससे हमारा इक्वेशन सही हो जाए। तो इक्वेशन क्या है मेरे बच्चे? इक्वेशन है 6 × 4 + 2 = 16। अरे समझे कि नहीं समझे? समझ गए? तो देखें 6 × 4, उसने कहा प्लस और इनटू को चेंज कर दो भाई, प्लस को और इनटू को चेंज कर दो। तो यहां से हम देखो यहां पूरा लिख देता हूं दोबारा से, प्लस को और इनटू को चेंज कर दूं, 2 और 4 को चेंज कर दूं। प्लस बेटा 4 की जगह आएगा 2, 4 की जगह आएगा 2 और प्लस की जगह आएगा इनटू, और 2 की जगह 4 और 16। तो 6 और 2 8, 8 और 4 32। बेटा कभी नहीं होगा, ठीक है। प्लस इनटू चेंज करना है और 6 और 4 चेंज करना है। 4 + 6 प्लस यानी कि इनटू 2, 4 और 6 10 दूनी 20। कभी नहीं होगा बेटा। आगे उसने कहा प्लस इनटू चेंज कर दो और 2 और 6 को चेंज कर दो। 2 + 4 × 6 = 16। 2 और 4 6, 6 छक्के 36। बेटा नहीं होगा। तो अगला देखें,
प्लस इंटू चेंज करना है, 3 और 4 चेंज करना है, 3 तो है ही नहीं इसमें, 3 तो है ही नहीं मेरे बच्चे, तो 3 को 4 से चेंज कर ले एक बार, 6 और 3 9, 9 दूनी 18, नहीं मतलब कोई इसमें से ऑप्शन हमसे मिस्टेक हुआ है। यदि इसको दोबारा चेक करके देखें तो 6 के 4 लिख के देखें, 4 और प्लस को कर लेते हैं यहाँ पर क्या, इनटू, प्लस यहाँ कर लेते हैं 6, इसको इनटू, ये रहेगा 2, 6 और 4 10, 10 दूनी 20, बेटा नहीं होगा। चले यदि इसको देखें तो देखो 2 और 6 को जाएंगे, 2, 2 प्लस 4 6 और 6 6 के 36, नहीं होगा बेटा। एक बार इसको चेक कर ले तो 2 और 4 को चेंज करना है तो 6 प्लस 2 8, 8 गुणा 4 32, नहीं होगा। तो प्लस क्रॉस, यानी कि इसका मतलब क्या, इसको चेक कर लें फिर, 3 इंटू इसको करते हैं 2 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 4 भी कर लिया, 6 इंटू 4 करते बेटा, ये 6 इंटू 4 करके देखें एक बार, तो प्लस यानी कि 6 को 4 से चेंज करना है, प्लस 6 क्रॉस 2, 4 6 10 दूनी 20, नहीं बेटा ये नहीं हो रहा। तो किसी भी साइन से नहीं हो रहा बेटा, इसमें कोई ना कोई ऑप्शन मिस्टेक है, ये चारों में से किसी भी साइन से नहीं हो रहा है, इसमें कोई ना कोई ऑप्शन मिस्टेक है बेटा। और एक बार चेक कर लेंगे इसको, पहले आगे चलते हैं बेटा। देखो स्लॉक्स में कह रहा है वो आपसे, सम कैट्स आर रैट, के कुछ कैट क्या है बेटा, कुछ बिल्ली चूहा है बेटा, ये रीजनिंग में ही पॉसिबल है कि कुछ बिल्ली चूहे भी हो सकते हैं, ठीक है। ऑल बैट्स आर टेबल, के सभी बैट टेबल हैं, ऑल रैट्स आर बैट, ऑल रैट क्या है, बैट हैं, और सभी बैट क्या है मेरे बच्चे, सभी बैट टेबल हैं, समझ गए। उसने पूछा सम कैट्स आर बैट, बेटा बिल्कुल सही है पहला। ऑल बैट्स आर रैट, क्या सभी बैट रैट हैं, ऑल बैट्स कभी आर रैट नहीं होंगे, ये गलत है बेटा। ऑल टेबल्स आर कैट, क्या सभी टेबल कैट हैं, बेटा ये भी गलत है, क्योंकि मैंने कहा था जब भी मैं ब्लैंक स्पेस की बात करूंगा तो पॉसिबिलिटीज में करूंगा। चौथा है बेटा ऑल बैट्स आर कैट, सभी बैट्स कैट है, नहीं बेटा, ऑल टेबल भी कैट नहीं है, ऑल बैट भी कैट नहीं है, और ऑल बैट्स आर भी रैट नहीं होंगे, क्योंकि स्लॉक्स की जो भी बात करूंगा बेटा मैं वो कहाँ करूंगा, वो करूंगा मैं किसमें, संभावना में, ब्लैंक स्पेस की। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। तो अगला क्वेश्चन देखें बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है कि सम शिप्स आर बोट, के कुछ शिप बोट हैं, सम शिप आर बोट, ऑल बोट्स आर सबमरीन, बेटा इसको सबमरीन को सब लिख लें, सम सबमरीन्स आर यचेस या याच, ठीक है। कंक्लूजन्स क्या है, सम याचेस आर बोट्स, बेटा बिल्कुल मुझे कुछ भी नहीं पता, गलत है बेटा, ब्लैंक स्पेस की बात होगी या फिर जहां कोई रिश्ता नहीं होगा उसकी बात होगी तो पॉसिबिलिटीज में होगी। सम सबमरीन्स आर बोट्स, कुछ सबमरीन बोट है बेटा, बिल्कुल सही है। सम सबमरीन्स आर शिप, कुछ सबमरीन शिप है बेटा, ये बिल्कुल सही है। सम याचेस आर शिप, कुछ याचेस शिप है बेटा, इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, तो ओनली 2 एंड 3 फॉलो, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। आगे चलते हैं बेटा 19 में, शुड इंडिया इनकरेज एक्सपोर्ट्स व्हेन द मोस्ट थिंग्स आर इनसफिशिएंट फॉर इंटरनल यूज इटसेल्फ, जब इंडिया के पास खुद के पास पूरा सामान नहीं है तो उसे निर्यात बंद कर देना चाहिए, ऐसा कौन कह रहा है, कथन पूछ रहा है, क्या ऐसा करना चाहिए। तो उसने कहा आर्गुमेंट दे रहा है कि यस वी हैव अर्न फॉरेन एक्सचेंज टू पे अवर इंपोर्ट्स, कि हाँ हमें ऐसा करना चाहिए जिससे हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा बेटा, ये फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा, बेटा बिल्कुल सही है, पहला तो बिल्कुल सही, इसमें कोई दौराई नहीं है, ये तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है। दूसरा है नो इवन सेलेक्टिव इंकरेजमेंट वुड लीड टू शॉर्टेज, अरे यार ये तो गलत है भाई, इससे क्या होगा, शॉर्टेज है तो हम क्या आगे उसको इंपोर्ट नहीं करेंगे। स्टेटमेंट है बेटा शुड कॉटेज इंडस्ट्रीज भी इनकरेज्ड इन रूरल एरियाज, के यदि ग्रामीण इलाके में क्या करें हम, उसको उद्योग को बढ़ावा दें, बेटा बिल्कुल दें। आर्गुमेंट क्या है कि ग्रामीण लोग ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, अरे यार इसमें क्या क्रिएटिविटी की बात है, तो आर्गुमेंट तो बिल्कुल गलत आर्गुमेंट है। दूसरा है कि हाँ भाई इससे क्या होगा, बेरोजगारी की समस्या थोड़ी सी कम होगी, तो दूसरा बिल्कुल स्ट्रांग है, तो पहले में पहला स्ट्रांग, दूसरे में दूसरा स्ट्रांग। आगे बात करते हैं, विच लेटर विल बी एग्जैक्टली बिटवीन 5th एंड 9th राइट हैंड, बेटा राइट हैंड से 5th यानी कि लेफ्ट हैंड से 22 और लेफ्ट हैंड से 8 और 30/2 करोगे तो कितना आएगा 15, और 15 पे क्या आता है मेरे बच्चे, ओ आता है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। अगला पूछा कि रमेश का प्लेस 9वां है, सचिन का 19वां है, 8 बच्चे बीच में हैं, तो मिनिमम स्टूडेंट कितने हो सकते हैं, अरे मेरे बच्चे निकालना ही नहीं था, मैंने आपको क्या सिखाया था
कि जब भी बीच वाली वैल्यू छोटी वाली वैल्यू में से 2 घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी उससे ज़्यादा होगी, वहां पर मिनिमम स्टूडेंट्स नहीं मिल सकते। तो ऑप्शन क्या आएगा? सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइन। यहां केवल मैक्सिमम निकाल सकते हैं क्योंकि बीच वाली वैल्यू छोटी वाली वैल्यू से ज़्यादा है, तो मिनिमम स्टूडेंट यहां पर निकलेंगे नहीं। सी एंड डी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए आगे बोला है कि इनमें से कौन सा दिन कभी भी सेंचुरी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। आपको कैलेंडर में लिखाया गया है 5310। फ्राइडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, संडे हो सकता है, लेकिन कभी भी ट्यूसडे नहीं हो सकता, कभी भी ट्यूसडे नहीं हो सकता। आगे चलें, उसने पूछा है विच लेटर विल बी 16 टू द राइट ऑफ 7 फ्रॉम राइट हैंड। तो 16 और 7 दोनों राइट है, माइनस कर देंगे, माइनस के 9 आएगा, और 27 माइनस के 9 करोगे तो वैल्यू प्लस में हो जाएगी, और 27 और 9 कितना हो जाएगा? तो 36 हो जाएगा। और 36 में तो मेरे बच्चे क्या आता है? जे आता है। समझ गए? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। व्हाट विल द वीक डे ऑफ 7 मई 2006 बेटा? 7 मई 2006 संडे, मंडे बेटा, संडे ऑप्शन में नहीं है। वाओ, 7 मई 2006 बेटा, देखो संडे आएगा कैसे कि 2006 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, यानी कि 7 का 0 हो जाएगा, 6 और 2 8 यहां से बचेगा, और डे 1 2005 बेटा, 2 टुकड़े, 2000 का 0 और 5 में 1 लीप ईयर, 6 और 1 7 हो जाएगा। ऑप्शन आएगा संडे। क्या आएगा आंसर? संडे। बेटे वैसे आपको पेपर में ये ऑप्शन लिखवा दिया गया होगा। एक बार हम मैथमेटिकल वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसमें कुछ होता है क्या, हमसे कोई गलती हुई जल्दीबाजी में, तो वो देख लेते हैं एक बार। 2 और 4 को चेंज करें तो 2 और 4, और प्लस और क्रॉस को चेंज करें तो क्रॉस प्लस 6, 6 प्लस 2 8, 8 चौके 32, 16 नहीं है, ठीक है। 4 और 6 को चेंज करें तो 4 6, प्लस और क्रॉस को चेंज करें, क्रॉस प्लस 4 की 24 और 2, 24 दूनी 48, बेटा नहीं होगा, ठीक है। प्लस एंड क्रॉस को चेंज, अच्छा यदि इसको हम 2 और 4 कर लें तो 2 और 4 का ऑप्शन दिया है क्या उसने? हाँ दिया है। एक बार इसको प्लस और क्रॉस को एक बार और देख लें बेटा। प्लस क्रॉस चेंज करना है 2 और 6 को, तो 2 6 4, 6 6 के 36, 24 और 2 26। अरे बेटा ये हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर, वो तो रहा है ये वाला 6 4 प्लस 6 इंटू 2। अरे बेटा ये हो तो रहा है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। हम इसको बोर्ड मास नहीं लगा रहे थे, इसमें 6 दूनी 12, 12 प्लस 4 16, ऑप्शन नंबर 20 इज करेक्ट। हाँ बच्चा। चलो शुरू करते हैं भाई, देखते हैं कैसा गया आप लोग का टेस्ट, और देखते हैं फटाफट आंसर। कितने लोग कितने पानी में, आज देख लिया जाए भाई। बहुत कहा ना आप लोगों ने कि सर जीएस पेपर आसान है, इस बार थोड़ा डिफिकल्ट बनाने की कोशिश करिए, सिर्फ थोड़ा। देखते कितने क्वेश्चन सही होते हैं भाई। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, देखें फटाफट कि हड़प्पा साइट बीइंग सराउंडेड बाय फ्लड बैरियर इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट विद द एड ऑफ यूनेस्को फंड। कौन से हड़प्पा स्थल को भाई, कौन से हड़प्पा स्थल को बचाया जा रहा है ताकि वहां बाढ़ ना आए? पहला सवाल सिंपल। और एक सिंपल तरीका भी कह सकते हैं भाई, यूनेस्को जो नामक संस्था है उसकी लिस्ट के अंदर कौन सा हड़प्पा स्थल है? तो भाई सही आंसर क्या है आपका? धौलावीरा। सो राइट आंसर इज आंसर नंबर बी। धौलावीरा ऐसा स्थल है जिसको यूनेस्को के द्वारा प्रोटेक्शन मिला है, और इसको समझ भी सकते हैं आप कि यूनेस्को की हेरिटेज साइट के अंदर धौलावीरा एक महत्वपूर्ण स्थान है। अगला क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन कहता है बुहास खोई जो शिलालेख हैं ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो भाई देखेंगे जो बोहाग कोई जो नामक जगह है टर्की में, ये शिलालेख है बेटा, और ये शिलालेख आर्य के समकालीन शिलालेख है। इस शिलालेख के अंदर बेटा वैदिक भगवानों का जिक्र मिला है, वैदिक भगवानों का जिक्र मिला है। जैसे अपने वेद में सबसे अधिकांश जिन भगवान का नाम लिया गया है वो है इंद्र। तो इंद्र जो भगवान है, जितने भी हमारे वैदिक गॉड है पांचों, उन पांचों वैदिक गॉड का नाम यहाँ पे मिला है। तो इसलिए जो बुहास कोई इंस्क्रिप्शन है टर्की वाला, ये इंस्क्रिप्शन हमारे लिए इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पे वैदिक जो भगवान है उनके नामों का उल्लेख मिला है। सो राइट आंसर इज योर आंसर बी। अगले क्वेश्चन पे है बेटा, जो वल्लाभी यूनिवर्सिटी है, कह रहा है वल्लाभी यूनिवर्सिटी है, ये कहां पे स्थित है? तो भाई एक बात समझें
कि जिस तरीके से बुद्ध की 4 समितियां हुई थी उसी प्रकार से जैन धर्म की 2 समितियां हुई थी। ठीक है जी, उन्हीं में से एक समिति जो थी वो गुजरात में हुई थी, लेकिन गुजरात ना बोल के उसको उस समय वलाभी बोला गया है बेटा। तो जो वलाभी है वो कहाँ लोकेटेड है, तो वलाभी यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ गुजरात। तो आपको जो सही आंसर है दैट इज आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है, आसान आसान से क्वेश्चन है। चलें भाई इधर फोकस करते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द गिवन रूलर ऑफ एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत में जितने भी आपके राजा हुए हैं, इनमें से कौन सा पैटर्न ऐसा है जो बिल्कुल सही बता रहा है कि किस राजा का सीक्वेंस करेक्टली मैच किया गया है। तो सबसे पुराने अशोका हैं, ये तो हमें पता होना चाहिए भाई, अशोक हैं। ठीक है जी, अशोक मतलब मौर्य साम्राज्य से बिलोंग करते हैं। तो अशोका की मृत्यु के बाद या अशोका के मरने के बाद A185 में बेटा 185 BC में मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ और मौर्य साम्राज्य की जगह मगध पे आए पुष्यमित्र सुंग। जब सुंग गद्दी पे आए बेटा तो सुंग के समकालीन ही एक किंगडम था इंडो ग्रीक का, उसके राजा जो थे देमेत्रियस, और देमेत्रियस के बाद जो अगले राजा थे वो थे मिलिंद। तो सही पैटर्न है उसके बाद अशोक, मिलिंद और आखिरी जो राजा है वो है कनिष्क। तो इसका सही उत्तर जो बन रहा है वो है आंसर नंबर सी, अशोक के बाद मिलिंद और मिलिंद के बाद कनिष्क। अशोक मौर्य साम्राज्य से, मिलिंद और देमेत्रियस जो है वो आपके इंडो ग्रीक से, और जो कनिष्क है कुषाण साम्राज्य से। ठीक है जी, चलें आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को जो सही आंसर है बेटा आंसर नंबर सी। आगे बढ़े। धांग देव वॉज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी। एक सिंपल सवाल, जो राजा धांग है, धांग देव, वो किस साम्राज्य से बिलोंग करते हैं भाई। तो चंदेल का ऑप्शन है, कालचुरीज का ऑप्शन है, परमार का ऑप्शन है, और उसके बाद माहिष्मती, मतलब 2 कालचुरीज हैं, एक त्रिपुर के और एक माहिष्मती के। तो अब सही आंसर में पूछा जा रहा है कि धांग देव जो हैं इन चारों में से किस साम्राज्य के राजा थे। तो याद रखेंगे जो धांग देव हैं ये चंदेल राजवंश है, चंदेल राजवंश जो थे उनसे बिलोंग करते थे, और चंदेल का संबंध अधिकांश जो मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है बेटा वहां पे था, और चंदेल जाने जाते हैं अपने खजुराहो मंदिरों के लिए। तो इसका सही आंसर है धांग देव बिलोंग्स फ्रॉम चंदेला डायनेस्टी। ठीक है भी, आगे देखते हैं कि द फर्स्ट ट्रांसलेटर ऑफ महाभारत इनटू तमिल वाज। किस इन चारों में से कौन सा व्यक्ति है जिसने सबसे पहली बार महाभारत को तमिल भाषा में बदला था बेटा। तो इसका सही आंसर है कंबन। कंबन वो इतिहासकार हैं या लेखक है जिन्होंने इस महाभारत नामक ग्रंथ को या एपिक को तमिल भाषा में कन्वर्ट किया था। अब आप अगला सवाल फिर इसमें कमेंट में लिखेंगे कंबन किसके शाही कवि थे। कंबन वाज द कोर्ट पोएट ऑफ विच रूलर। आगे देखिए भाई, which sultan was the first to proclaim that the state in the order of the Delhi Sultan cannot be a truly Islamic state। इनमें से किस सुल्तान ने सबसे पहले ये कहा था कि भाई अगर हमें दिल्ली पे राज करना है पूर्णतः तो ये पूरी तरीके से इस्लामिक स्टेट नहीं हो सकता, और इनका जो रुझान था वो गैर मुसलमानों की तरफ अधिक था। तो हमने जब खिलजी डायनेस्टी पढ़ा था तो खिलजी डायनेस्टी के जो संस्थापक थे वो थे जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी ने इस धारणा को प्रोपाउंड किया था कि अगर हमें भारत पर राज करना है तो जो अधिकांश जनसंख्या यहाँ भारत की है वो गैर इस्लामिक हो सकता है, तो दिल्ली सुल्तान पूरी तरीके से इस्लामिक स्टेट नहीं हो सकता। इसलिए हमें इस जो नॉन इस्लामिक लोग हैं इनके अधिकारों की भी रक्षा करनी पड़ेगी। इसको लेके बहुत ज्यादा विवाद था अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी के बीच में, देखा था हमने। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज जलालुद्दीन खिलजी। वो पहले सुल्तान है जिन्होंने इस धारणा को आगे बढ़ाने की कोशिश करी थी। आगे भाई अब पॉलिटी के सेक्शन पे आते हैं। पॉलिटी में पहला सवाल बहुत सिंपल है बेटा, नहीं ये हिस्ट्री का सवाल है बेबी, पॉलिटी बाद में आएगा। हु अनाउंस द प्रपोजल ऑफ कम्युनल अवार्ड इन 1932 इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश संसद के अंदर इन चारों में से किस व्यक्ति ने सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड की घोषणा करी थी। जो इसका सही आंसर है उस समय के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड नाम के व्यक्ति हैं, इन्होंने कम्युनल अवार्ड अनाउंस किया था 1932 में जब गोल में सम्मेलन चल रहे थे। ठीक है जी, और उसके बाद ये अंबेडकर और तेज बहादुर शब्द तो ठीक है 1932 में ही बेटा महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में पूरा समझौता हुआ था, और ये इकलौते ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिन्होंने तीनों सम्मेलनों को अटेंड किया था, भी हमने देखा था। तो भाई इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर नंबर ए। फिर बात करें बेटा शामल, वार्म एंड ड्राई विंड इज लोकल विंड फाउंड इन। जो शामल नाम की स्थानीय पवन है वो इन चारों क्षेत्रों में से कहां देखने को मिल सकती है। ईस्ट एशिया, वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का पश्चिमी तट, पूर्वी एशिया, तीसरा है भाई सहारा ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का सहारा रेगिस्तान, या मेसोपोटामिया नामक स्थान। तो भाई क्लास में डिस्कस किया था, कभी कभी एग्जाम में अगर मेसोपोटामिया आ जाए तो ये जिक्र कर रहा है ईरान और इराक के क्षेत्रों का।
तो ईरान और इराक के क्षेत्रों में ही फ्लो करती है शामल हवाएं, जो कि गर्म हवाएं हैं, जिससे भारत में लू चलती हैं। वैसे बेटा अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, रिवर दैट पास थ्रू द हिमाचल प्रदेश, ठीक है, इनमें से कौन सी नदी है जो केवल हिमाचल प्रदेश से होकर बह रही है, या इन चारों में से कौन सी जिसका संबंध हिमाचल प्रदेश से है? तो भाई देखें, ब्यास पहला ऑप्शन, दूसरा देखते हैं भाई। तो भाई ब्यास तो फ्लो ही कर रही है, चेनाब भी फ्लो कर रही है, रावी भी फ्लो कर रही है, सतलज भी फ्लो कर रही है, ठीक है जी। तो भाई चेनाब भी फ्लो कर रही है, हाँ जी बिल्कुल कर रही है, ब्यास भी कर रही है, बिल्कुल कर रही है, सतलज भी कर रही है, बिल्कुल कर रही है, क्या यमुना कर रही है जी? तो अगला सवाल है, हाँ सर कर रही है, ये भी थोड़ा सा क्षेत्र। तो सही आंसर है बेटा दैट इज ब्यास, चेनाब, रावी, सतलज एंड यमुना। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। which one of the following schedule of Indian Constitution fix the number of member राज्यसभा to be elected from each state? एक तरीके से बेटा कि हर राज्य के अंदर राज्यसभा से कितने सदस्य जाएंगे, इसका मतलब नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा जो है ये किस अनुसूची के अंदर व्याख्यात किया गया है? तो इसका सही आंसर है बेटा द शेड्यूल नंबर 4। तो चौथा शेड्यूल है वो इस बात की चर्चा करता है कि हर राज्य से कितने मेंबर जो है राज्यसभा के अंदर नॉमिनेट किए जाएंगे। अगला बेटा सवाल यह कह रहा है कि द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम, इट इज दैट इंडिया हैज, जो ब्रिटेन का संसद है वो भारत के संसद से किस प्रकार से भिन्न है? हालांकि हमने संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से लिया है, बिल्कुल सही है, लेकिन हमारी जो संसद है वो ब्रिटिश की संसद से कुछ प्रकारों में भिन्न है, वही भिन्नता पूछा गया है। क्या कह रहा है बेटा? तो कह रहा है बोथ हैव अ रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, ठीक है जी, अ सिस्टम ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर ये भी है, सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू जी नहीं, क्योंकि हमने जुडिशियल रिव्यू का जो प्रावधान है ये अमेरिका से लिया है। अगर आपको नहीं पता आंसर तो इतना पता होना चाहिए कि जुडिशियल रिव्यू अमेरिका से लिया गया है, तो ब्रिटेन में ये प्रथा नहीं हो सकती। तो सही आंसर बनेगा इसका बेटा द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। न्यायिक समीक्षा का जो प्रावधान है ये भारतीय संसद में और ब्रिटिश की संसद में फर्क पैदा करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा सही से मिलान नहीं हो रखा है भाई? पहला कह रहा है कि भाग 1 बात करता है यूनियन टेरिटरी की, ठीक है जी, भाग 20 करता है अमेंडमेंट की बात, भाग 17 कर रहा है इमरजेंसी की बात, और भाग 9 कर रहा है म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायत की बात। तो भाई देखें 20 वाला तो सही है, 9 वाला भी सही है, 1 और 2 जो ये हैं 1 और 2 इनमें थोड़ा सा क्या है समस्या, देखें बेटा कि अगर हम बात करते हैं पार्ट 1 की, तो पार्ट 1 बात करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अगर खाली यूनियन टेरिटरी है तो उसका सही आंसर पार्ट 8 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो भाई आंसर जो ए है ये भी गलत पैटर्न पे लग रहा है यहां पे बिल्कुल, इसको सर ठीक कर दें। स्टेन कॉल, अच्छा ये तो वहां से आएगा। इस क्वेश्चन को दोबारा कर लेते हैं। हाँ भाई अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच पार्ट डील्स विद, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान का भाग जो है अपने विषय के साथ या अपने सब चैप्टर नाम के साथ सही से मैच नहीं खा रहा? तो पार्ट देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि यूनियन टेरिटरी भाग 1 के अंदर, अमेंडमेंट का बात भाग 20 के अंदर, आपातकाल के प्रावधान है भाग 17 के अंदर, और म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायत को व्याख्यात किया गया है भाग 9 के अंदर। तो भाई बी सही है, डी सही है, लेकिन अगर हम बेटा ए और बी के क्वेश्चन को देखें, ए और बी ऑप्शंस को देखें, तो इनमें देखो सी तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि भाग 18 है जो आपातकाल की बात करेगा, तो भाग 17 तो हो नहीं सकता, तो ये तो खत्म हो गया। लेकिन अब अगर हम पहला ऑप्शन देखें यूनियन टेरिटरी कह रहा है, तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी बेटा, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, क्योंकि खाली अगर यूटी की बात कर रहा है तो उसके लिए भाग 8 है संविधान के अंदर। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो भाई ये दोनों ही ऑप्शन क्या है, गलत हो सकते हैं। सर इसमें तो एक सही होना चाहिए था, हाँ मतलब यहाँ पे एंड नहीं लगा, इस बात को आप समझ जाएं, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे तो पता है कि सर दोनों ऑप्शन ही गलत है और ये दोनों ऑप्शन ही क्या है, करेक्ट है। आगे देखें भाई, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द फंडामेंटल राइट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर फंडामेंटल बिकॉज, भारतीय संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार हैं वो मौलिक अधिकार माने जाते हैं क्यों? पहला ऑप्शन कह रहा है कि दे आर प्रोटेक्टेड एंड इन्फोर्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, इनकी सुरक्षा और इनको लागू करने की जिम्मेदारी संविधान की है। दे कैन बी सस्पेंडेड ओनली इन द मैनर प्रिस्क्राइब बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ये केवल तभी हटाए जा सकते हैं या फिर उसी माध्यम में उसी तरीके से हटाए जा सकते हैं जैसे संविधान ने उल्लेखित किया है। तीसरा, दे आर इन्फोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट, ये राज्य के खिलाफ उपयोग किया जा सकता है। दे कैन नॉट बी अमेंडमेंट, इनको कभी बदला नहीं जा सकता। तो भाई देखो पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 बातें जो हैं ये एज इट इज बेटा एकदम करेक्ट बातें हैं, इसमें कोई
बहस की बात ही नहीं है, ये तीनों सही हैं, लेकिन दे कैन नॉट बी अमेंडमेंट। भाई इनको अमेंड नहीं किया जा सकता, ये बात तो नहीं है, क्योंकि अंडर आर्टिकल 368 इट कैन बी अमेंडमेंट। उसके बाद अगर आप देखें तो भाई हमने आर्टिकल 30 के बाद 31 आता है, उसको हमने खत्म करने की कोशिश करी। उसके बाद हमने देखा बेटा आर्टिकल 21A को ऐड किया गया। तो अगर हम इसमें नई बातों को ऐड कर रहे हैं, कुछ बातों को हटा रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो इसका मतलब जो फोर्थ ऑप्शन है वो गलत है। तो राइट आंसर इज आंसर नंबर डी, जिसके अंदर 1 2 3 तीनों जो आपके स्टेटमेंट हैं सही हैं, लेकिन चौथा जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आपका पूरी तरीके से क्या हो गया बेटा, गलत हो गया। आगे, द इनकम्स ऑफ इंडियन वर्किंग अब्रॉड आर पार्ट ऑफ, भारतीय जो विदेश में काम कर रहे हैं उनकी जो इनकम है वो किसका हिस्सा बनता है, डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया, इनकम अर्न्ड फ्रॉम द अब्रॉड, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया। भाई देखें, एनडीपी और जीडीपी का हिस्सा बनाने से पहले उसको इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड का हिस्सा बनाएंगे हम। तो सही है जो इसका आंसर है बेटा, दैट इज आंसर नंबर बी। आगे बात करें, सही से भाई मैच कराना है हमें। पहला मैचिंग क्या कर रहा है बेटा कि भाई बॉम्बे प्लान, गांधीयन प्लान, पीपल प्लान और सर्वोदय प्लान, इन चारों योजनाओं को उन जिन व्यक्ति ने इनको प्रपोज किया उससे मैच करना है भाई। तो बॉम्बे प्लान के जो संस्थापक थे वो थे बिरला और टाटा ग्रुप्स, गांधीयन प्लान के जो संस्थापक थे वो थे श्रीमन नारायण, पीपल प्लान के संस्थापक थे आपके एमएन रॉय और सर्वोदय प्लान के जो संस्थापक थे वो थे जयप्रकाश नारायण। ए का 4, ठीक है जी, ए का 4 इस वाले ऑप्शन में है, इस वाले ऑप्शन में है। फिर बेटा गांधीयन प्लान की बात करें तो है श्रीमन नारायण, तो भाई बी का 3 यहां ऑप्शन सही मैच कर रहा है। पीपल प्लान के हैं एमएन रॉय, ठीक है। सर्वोदय प्लान के जयप्रकाश नारायण। सही आंसर क्या है बेटा आपका, आंसर नंबर डी, ठीक है। 4 3 2 1, 4 3 2 1। चले आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग रेट इज द रेट एट विच द बैंक पार्क देयर फंड विद द सेंट्रल बैंक, इनमें से कौन सा दर ऐसा है जिस दर पे बैंक अपना पैसा सेंट्रल बैंक में जमा कराता है, ठीक है। रेपो रेट, बैंक रेट, प्राइम लेंडिंग रेट, रिवर्स रेपो रेट। जो बच्चे CRR ढूंढ रहे हैं, क्वेश्चन को ध्यान समझे, क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेट द रेट एट विच बैंक पार्क देयर फंड टू द सेंट्रल बैंक, वो कौन सा दर है जिसपे बैंक अपना पैसा जमा कराता है, सारा पैसा जमा करा रहा है किस पे बेटा, सेंट्रल बैंक पे। तो भाई रिवर्स रेपो रेट। आपने क्या सुना है सर, रिवर्स रेपो रेट का मतलब हुआ रेट जिसपे RBI पैसे ले रहा है, सेंट्रल बैंक पैसे ले रहा है। तो भाई सेंट्रल बैंक जब पैसे ले रहा है तो जो नॉर्मल बैंक से पैसा कहां जमा करा रहे हैं, इस पे। तो सही आंसर बेटा आपका रिवर्स रेपो रेट। सही आंसर क्या बन गया आपका, रिवर्स रेपो रेट। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि नोमैडिक एलिफेंट एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंडिया और किस देश के बीच ये सैन्य अभ्यास किया जा रहा है। तो बेटा सही आंसर इसका ऑप्शन के साथ देखें, चाइना, मंगोलिया, वियतनाम, भूटान। तो सही आंसर है बेटा इसका मंगोलिया के साथ ये हो रहा है बेटा, तो द वॉर इज विद मंगोलिया। उसके बाद वल्लमकली इज अ ट्रेडिशनल बोट रेस फेस्टिवल। वल्लमकली कहाँ का ट्रेडिशनल बोट रेस फेस्टिवल है, केरला का, टेंशन की बात नहीं है। श्री अकाल तख्त साहिब इज लोकेटेड वेयर, भाई तो सही आंसर बेटा गोल्डन टेम्पल है, उसी को श्री अकाल तख्त साहिब भी कहा जाता है। इन विच डांस फॉर्म द डांसर बैलेंस पॉट ऑफ द बर्निंग दियाज ऑन देयर हेड, तो भाई इसका है छारी डांस। छारी डांस वो डांस है जिसमें महिलाएं अपने सर पे बहुत से दिया लेके डांस करती हैं, पता है हमें। हु अमंग द फॉलोइंग बिकम द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फ्रॉम मद्रास, इनमें से कौन सा व्यक्ति जो था वो मद्रास से संविधान सभा का हिस्सा बना था बेटा। सो अम्मू स्वामीनाथन नाम के व्यक्ति हैं जो यहां से बने थे। फिर उसके बाद बेटा सॉलिड लाइक फैट, ग्रीस एंड ऑयल दैट फ्लोट्स ऑन द टॉप ऑफ द लिक्विड वेस्ट वाटर इज कॉल्ड बाई स्लज, उसको स्लज कहा जाता है, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कोटेड बाय द सुभाष चंद्र बोस, इनमें से किस, एक बार क्वेश्चन देखते हैं, हाँ, इनमें से किस नारे को सुभाष चंद्र बोस ने दिया था बेटा। तो भाई लिव एज इफ यू वर टू डाई टुमारो, जी लो क्या पता कल मर जाओ, ये तो हो ही नहीं सकता बेटा। द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज टू लूज योर सेल्फ, अपने आप को ढूंढने का अच्छा तरीका है कि खो दो अपने आप को। गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मतलब बचपन सुना है बेटा ये तो। फर्स्ट दे इग्नोर देन दे लाफ एट यू एंड देन दे वाइट, पहले वो तुम्हें इग्नोर कर देंगे, फिर तुम पे हंसेंगे और फिर तुमसे लड़ेंगे, लेकिन तब तुम जीत जाओगे। ये तो बकवास बात है, इन पे ध्यान नहीं देना। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें दे दूंगा, सिंपल बेटा। तो ये इसका सही आंसर है, आंसर नंबर सी। तो भाई 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। अब आप खुद चेक कर लें वो कितने क्वेश्चन आपने सही किए, कितने क्वेश्चन गलत किए हैं। कहीं कुछ क्वेश्चन ऐसे तो गलत नहीं करे जो आते थे, तो ऐसी गलती एग्जाम में ना करें, ठीक है जी। मिलते हैं क्लास में बेटा, तब तक ध्यान रखें आप।
हेलो तो बच्चों तो आपने आज का टेस्ट भी देख लिया होगा, ठीक है। किस तरह के क्वेश्चन होंगे उम्मीद कर रहा हूँ आपने ये भी देख लिए होंगे, ठीक है। एक बार हम सारे क्वेश्चंस का क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्यूशन देख लेते हैं। कहीं पे कोई डाउट समस्या होगा तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या था? सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो ये है, क्या लिखा है? बताया है एक शॉपकीपर है, एक शॉपकीपर बॉट टॉफी, उसने टॉफी खरीदी, बॉट किया है मतलब खरीदी है, ठीक है। टॉफी खरीदी है किस रेट से? 10 फॉर 15 रुपए, यानी 15 रुपए में 10 टॉफी खरीदी है। और कह रहा है जब बेचता है तो कह रहा है एट द रेट ऑफ 16 फॉर 40 रुपए, जब बेचता है तो 16 टॉफी को 40 रुपए में बेचता है। तो पूछा है प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज क्या होगा। देखिएगा ऐसे क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन काफी सारे पढ़ाए हैं। हमें कॉस्ट प्राइस दिया है, सीपी दिया है। सीपी क्या दिया है? कह रहा है सर उसने 10 टॉफी खरीदी हैं, क्या रुपए की? 15 रुपए की। जब उसने बेची हैं तो बेची कितनी है? हर एक 16 टॉफी को उसने क्या रुपए में? 40 रुपए के हिसाब से बेचा है। देखिए मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चंस में हमें यह करना होता है कि जितनी टॉफी उसने खरीदी है उतनी टॉफी उसने बेची होनी चाहिए, दोनों चीज आपस में सेम होनी चाहिए। तो सेम कैसे बना सकते हैं? आप इसमें 8 से गुणा कर दीजिएगा 80 हो जाएंगी, इसमें 5 से गुणा कर दीजिए 80 हो जाएंगी। तो आपका जो एसपी आएगा वो कितना आ जाएगा? 200 रुपए। और आपका जो सीपी आएगा 8 से गुणा करके कितना आएगा? 120 रुपए। यानी 120 में खरीदा और 200 रुपए में बेचा। अगर 120 में खरीद के 200 में बेचेगा तो इसका मतलब यहां पर प्रॉफिट होगा 80 रुपए का, और उसे कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाएगा। परसेंटेज निकालने के लिए आप 100 से गुणा करेंगे। तो आप समझिएगा, ध्यान रहे कि 40 से कटेगा 2 बार और 40 से कटेगा 3 बार, 2/3 तो आएगा 16.67। ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन एक और देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा फ्रॉम द masthead ऑफ द शिप 180 मीटर हाई। कह रहा है एक शिप है, ये हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। कह रहा है फ्रॉम द masthead ऑफ द शिप ऑफ, यानी टॉप के बता रहा है, ठीक। कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ द शिप 180 मीटर हाई, कह रहा है टू द बॉट। कह रहा है शिप था, इसके इस वाले सेक्शन से हमने टॉप से हमने एक बोट का एंगल बताया है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? 60 डिग्री है। देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां पे एंगल होता है, और मैंने बताया था आप यहां पे दे रखा 60, हम यहां पे एंगल मान के चलते हैं। जो इसकी ऊंचाई है वो कितनी है? 180 दे रखी है। आगे बता रहा है फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द शिप टू बोट, यहां से यहां की डिस्टेंस निकालनी है। आप समझिएगा, अगर मैं इस ट्राइंगल में अगर 1060 की वैल्यू निकालूं तो 1060 की वैल्यू क्या होगी? √3/1। इसे परपेंडिकुलर कहेंगे, इसे बेस कहेंगे। यानी परपेंडिकुलर कितना है आपका? √3, और बेस क्या है? तो ये कितना आएगा? 2 यूनिट। √3 की वैल्यू दे रखी है कितना? 180। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180 अपॉन √3। और हमें किसकी वैल्यू निकालना है? 1 की वैल्यू निकालना है, यानी यही आंसर होगा, ठीक है। 180 अपॉन √3, जिससे आप 180 को, ये √3 है, आप ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे बन जाएगा 3, इससे कटेगा कै बार? 60 बार। तो इसे आप 60√3 भी कह सकते हैं, ये इसका सही आंसर होगा। उम्मीद कर रहा हूं आपने ये भी समझा होगा। अच्छा इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड मास से दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन है? लिखा है 4/1/3। इसका क्या मतलब है? 4/1/3 का 4×3 है और एक 13/3 प्लस इसका क्या मतलब? 3×3 और एक 10/3 मल्टीप्लाई, इसका क्या मतलब है? 5×5 4 9/5, ठीक है। अब डिवीजन है, इसका मतलब है 4×3 है और 3 15/4। आगे मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 6×4 = 24 और एक 25/4, और ऑफ का मतलब ये आ जाएगा कितना? 16/15। डिवाइड में आएगा कितना? 3/6 × 3। इतने पार्ट को हमें सॉल्व करना है। आइए देखते हैं। देखिए इसमें ये वाला पार्ट, जो ये मल्टीप्लाई वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है भाग डिवाइड में दिया हुआ है, इसको पहले सॉल्व किया जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करने से
इसका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चला जाएगा। 13/3 प्लस 10/3 मल्टीप्लाई 9/5, और मल्टीप्लाई में करने से नीचे का नंबर ऊपर, ऊपर का नंबर नीचे आएगा। ठीक है, इसके बाद ये 25/4 और यहाँ पे 16/15 डिवाइड में आएगा, इससे कटेगा 2 बार तो नीचे बनेगा 3/2। अगर ऊपर वाले पार्ट को हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व क्या क्या सॉल्व हो जाएगा, देखिएगा ये 25 था तो ये कटेगा 5 बार और ये कटेगा 3 बार। इस 4 से ये 4 कट जाएगा आपका इस 3 से हमारा ये वाला 3 कटेगा और इस 3 से हमारा ये वाला 3 कट जाएगा। इस पूरे पार्ट को एक साथ सॉल्व किया जा सकता है। 5 से अगर हम देखें तो 5 से ये वाला 5 कट जाएगा, ठीक है, तो 5 से हमारा ये वाला 5 कट गया। अब अगर हम आगे देखें तो और क्या कटेगा, 5 से कटेगा 2 बार और 5 से कटेगा क्या बार, 3 बार। और कुछ कटना है और नहीं कटना है तो ऊपर कितना बचेगा, एक तो ये बचेगा 2 और क्या बचा है, एक बचा है 16 और नीचे क्या बचा है, नीचे एक तो ये 3 बचा है और ये 3 बचा है। तो अगर यहाँ से देखेंगे तो 13/3 प्लस, तो ऊपर आया कितना 2 और 16 और डिवाइड में आया 3, ये वाला 3 आया, केवल 3 बचा है, डिवाइड में आएगा 3/2 और है इधर। तो देखो 32 और 13 आएगा 45/3 यानी 15 बनेगा ऊपर, और भाग में आएगा 3/2 ऊपर चला जाएगा, 3 से घटेगा 5 बार, तो इसका सही आंसर है वो 10 होगा। यही सही आंसर है जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है, इसका ऑप्शन गलत था। ठीक है, बाकी अगला क्वेश्चन अगर देखें, कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच शुड बी एडेड, कह रहा है क्या नंबर ऐड कर दें इन द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय इतना। इनका डिविजिबल होना चाहिए, तो इनका डिविजिबल का मतलब इनका एलसीएम, ऐसा नंबर जो इससे भी डिवाइड हो, इससे भी डिवाइड हो, इससे भी डिवाइड हो, तो तीनों से डिवाइड होने वाला क्या होगा, तीनों का कॉमन मल्टीपल, और इनका कॉमन मल्टीपल क्या होगा, इन दोनों का बनेगा कितना 18, 18 5 90, 90 होगा। ठीक है, इनका अगर एलसीएम निकाला जाए तो इनका एलसीएम आएगा 90। कह रहा है 90 में हम क्या ऐड कर दें कि नंबर क्या हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर। तो आप 10 ऐड करोगे तो 100 बनेगा जो कि 10 का स्क्वायर होगा, यही इसका आंसर होगा। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन है, कह रहा है रेडियाई ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद सेंटर O इज 26 एंड 16। कह रहा है एक सर्कल है, ठीक है, उस कह रहा है रेडियाई ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल बेटा ऐसे सर्कल कहे जाते हैं जिन दोनों सर्कल का सेंटर क्या होगा, सेम होगा। मैंने कहा कोई ये एक सर्कल है, ठीक है, और एक सर्कल और है कोई ये, इन दोनों का अगर सेंटर सेम है तो इसका मतलब ये दोनों सर्कल क्या कहे जाएंगे, कॉन्सेंट्रिक कहे जाएंगे। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, इनकी रेडियस दे रखी है, एक की रेडियस कितनी है जी 16 और एक की रेडियस कितनी है जी 26। सही है जी। आगे बता रहा है द कॉर्ड ए बी, एक कॉर्ड है ए बी, इनका ये पॉइंट है O, एक कॉर्ड है ए बी, सही है, ऑफ द लार्जर सर्कल। कह रहा है एक कॉर्ड है ए बी जो लार्जर सर्कल की है। देखिए कॉर्ड क्या होता है, अगर ये सर्कल है कोई, सर्कल के 2 पॉइंटों को मिला दें तो कॉर्ड बोलेंगे। ठीक है, कह रहा है एक लार्जर सर्कल है जिसकी कॉर्ड है ए बी इज टेंजेंट, और ये टेंजेंट होगी स्मॉलर सर्कल पे। देखिए टेंजेंट क्या होते हैं, अगर कोई लाइन सर्कल को टच कर रही है तो उसे टेंजेंट बोलेंगे। मतलब एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो बड़े सर्कल से अंदर से जाएगी, जबकि अंदर जो छोटा सर्कल है उसको टच करते हुए जाएगी। मान लिया कोई इस तरह से दे रखा है, ये कौन है ए बी, ये यहां से जा रही है, ठीक है, और ये पॉइंट क्या है डी है, सॉरी सी है, और आगे बताया है जो एडी है, एडी क्या है डायमीटर है, यानी अगर ए से इस तरह से ये कोई डायमीटर है, ठीक है जी, एडी डायमीटर हो जाएगा, बहुत बढ़िया है। आगे क्या बता रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ सीडी, सीडी की लंबाई निकालनी है। अगर हम सीडी की लंबाई निकालें यानी कि ये वाली, ये हमें बताना है।
अच्छा आप ये प्रॉपर्टी जानते होंगे कि भैया आप समझें, अगर ये क्या है, ये टेंजेंट है, तो ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा। ये लंबाई हमें पता है और ये लंबाई भी हमें पता है। कौन सी लंबाई पता है हमें? हमें ये लंबाई पता है, ये 26 हो जाएगा, ये हमें पहले से पता है। तो क्या आप ये जान पा रहे हैं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा जिसमें ये हाइपोटेन्यूस होगा। अगर मैं इसकी लंबाई निकालूं AC की, तो AC क्या हो जाएगा, AC इक्वल्स टू अंडर रूट में 26 का स्क्वायर, कितना आएगा 676, माइनस 16 का स्क्वायर 256, 256। तो AC आ जाएगा कितना, अंडर रूट बचेगा 240 नहीं 220 बचेगा। ठीक है, ये आएगा 220, 200 नहीं सॉरी 420 बचेगा, 420, 600 में से 200 घटेगा 420। ठीक है, 420 आ जाएगा क्या, AC। आपको एक बात और समझनी पड़ेगी। क्या समझना पड़ेगा सर? कि भैया ये जो, अगर ये कॉर्ड है तो कॉर्ड सेंटर से जाने वाली लाइन, ठीक है, सेंटर से जाने वाली लाइन, ये लाइन इस कॉर्ड को दो इक्वल भाग में क्या करती है, यानी परपेंडिकुलर जो जाता है कॉर्ड पे वो दो इक्वल भाग में डिवाइड करता है। मतलब जितना ये होगा सेम उतना ही ये भी होगा। ठीक है, तो हमें इन दोनों की लंबाई पता लग जा रही है। अच्छा, अब आगे एक चीज और देख लें, हमें निकालना क्या है, CD। CD यानी कि हमें ये निकालना है, ये निकालना है। ठीक है, अब ये कैसे निकाल सकते हैं? ओके देखिए, अगर ये 90 डिग्री है, अगर मैं इसको मिला दूं तो ये भी 90 होगा। ठीक है, अब इससे अगर हमें ये वाली साइड पता लग गई पहले से, कौन सी साइड पता लग गई, ये वाली, ये साइड पहले से पता है। और अगर हम बात कर लें किसकी, ये हमें निकालना है, ये साइड बताई जा सकती है इससे, क्योंकि अगर समझिएगा ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल बड़ा, दोनों सिमिलर ट्राइंगल होंगे। अगर ये मिड पॉइंट है तो ये इसका दोगुना होगा, अगर ये 16 है तो ये 32 आएगा। अब इस ट्राइंगल में अगर बात कर लें हम, इस वाले में, क्योंकि हमें ये निकालना है, ये साइड हमें पता है कितनी है, ये दे रखी है, ये साइड हमें पता है, तो ये निकालना पड़ेगा हमें, जो कि हाइपोटेन्यूस की तरह काम करेगा। यानी कि अगर हम CD निकालेंगे, CD, तो CD क्या आएगा, अंडर रूट में इसका स्क्वायर 420 ही बनेगा, प्लस 32 का स्क्वायर क्या होता है जी, ये होगा 1024। अगर आप दोनों को ऐड करेंगे तो बनेगा 4 2 2 4 1444, जो कि 38 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब ही आ जाएगा 38 कहीं दे रखा है, बिल्कुल सही दे रखा है। ये क्वेश्चन अच्छा है, आप वीडियो को रोक के अच्छे से देखें, एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर विच मे बी रिप्लेस के, जो के को रिप्लेस कर सकते हैं, जिससे ये नंबर क्या हो जाए, डिविजिबल बाय 6। अगर नंबर 6 से डिवाइड हो रहा तो यानी 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा। अब अगर हम बात कर रहे हैं इसकी, 3 2 8 1 के 6, अब देखो ये नंबर 2 से डिवाइड होगा ही होगा, तो 2 की प्रॉपर्टी कुछ काम नहीं कर पाएगी। कोई नंबर 2 से कब डिवाइड होता है, जब उसका यूनिट प्लेस 2 से डिवाइड हो रहा हो, तो 2 से डिवाइड तो होगा, इसका यानी इसका कोई यूज नहीं है इस वाले रूल का। 3 के रूल का यूज करना पड़ेगा। कोई नंबर 3 से कब डिवाइड होता है, जब उसके सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो देखो ये 3 डिवाइड हो जाएगा, 2 और 1 3 भी डिवाइड हो जाएगा। अब बचता कितना है, 8 और 6 14। ठीक है, देखिए 14 में से 12 डिवाइड हो जाएगा, बचेगा कितना, 2 प्लस के। अब ये नंबर 3 से डिवाइड होना चाहिए, ध्यान रखें मैंने ये डिवाइड कर दिया, ये डिवाइड कर दिया और ये भी डिवाइड कर दिया। 2 और 1 3 था, तो 3 डिवाइड हुआ, ये 3 डिवाइड हुआ, बचा कितना, ये और ये 3 डिजिट बचे हैं। अब इनको डिविजिबल कैसे बनाया जाएगा, तो 8 8 और 6 14, 14 में से 12 डिवाइड हो जाएगा 3 से, बचेगा कितना, 2। तो 2 प्लस के, इसे किससे डिवाइड करना है आपको, 3 से डिवाइड करना है। कब कब डिवाइड होगा, जब के बराबर क्या हो जाए 1, के बराबर 1 होने से 3 आएगा। अगर के बराबर 1 होगा तब भी डिवाइड होगा, अगर के बराबर 4 होगा तब भी डिवाइड होगा, अगर के बराबर 3 के गैप में आ रहे हैं, देखो 3 यहाँ है, 3 आगे 7 होगा तब भी डिवाइड होगा, और फिर 3 का गैप नहीं बन पाएगा, क्योंकि 3 के अगर आगे गैप करेंगे तो 10 आएगा,
और 10 कोई डिजिट नहीं होते, 10 का एक नंबर होता है, तो यानी कि के की जगह ये डिजिट आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है। तो क्वेश्चन पूछा स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर, इन दोनों का सम, अगर आप इन दोनों का सम करोगे तो 8 आएगा, 8 सही आंसर होगा, यही इसका एकदम सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है, एक हाउस होल्ड अप्लायंसेस कंपनी ऑफर्स 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 20% और 35%, ठीक है, ऑन द सेल ऑफ फूड प्रोसेसर। कह रहा है व्हाट इज द फाइनल सेल प्राइस, कह रहा है फाइनल सेल प्राइस क्या होगा, ठीक है, जिसका फूड प्रोसेसर कॉस्टिंग क्या है इतना। कॉस्टिंग का मतलब बेटा ये मार्क प्राइस दिया है, ठीक है, क्लियर बात। तो ये कंपनी के लिए क्या होगा, मार्क प्राइस हो जाएगा। 2 डिस्काउंट दिए, पहला डिस्काउंट कितना है 20%, इसका मतलब 1/5, और दूसरा डिस्काउंट कितना है 35%, 5 7 35, 5 से कटेगा 20 बार। 2 डिस्काउंट होंगे तो 5 से 1 का डिस्काउंट होगा, 4 रह जाएगा, और 20 पे 7 का डिस्काउंट होगा, 13 रह जाएगा। इधर गुणा करेंगे 100 आएगा, और इधर गुणा करेंगे 13 चौका 52 आएगा। यानी कि अगर स्टार्टिंग में प्राइस इतना होगा तो लास्ट जो प्राइस होगा वो इतना होगा। ये वाला प्राइस की हमें वैल्यू दे रखी है कितना, 4580, इसकी वैल्यू पूछा है। तो भैया यहां से 1 यूनिट की जो वैल्यू आएगी, आंसर डेसिमल में आएगा ये तो, अच्छा नियरेस्ट रुपए में पूछा गया है, ठीक है, डेसिमल में आएगा, बिल्कुल सही है। तो आप यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितना बन जाएगा 45 पॉइंट, इसमें 52 से गुणा कर दें, 45.8 है, इसमें गुणा करेंगे 52 से। अगर देखिएगा आप इसमें 50 से गुणा करते तो 50 से गुणा करके कितना आता, पॉइंट हट जाएगा, 5 8 40, कैरी का 4, और 5 5 25 4 29, कैरी का 2, 5 चौक 20 और 2 22, ये 5 से गुणा होकर के आया होता, ठीक है जी। अब इसका 2 गुना 90 और जोड़ दें, 0 8 2380 आएगा, 2380 से बड़ा नंबर होगा 2382, ये सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा कह रहा है 5x माइनस 1/4x की वैल्यू दे रखी है 6, हमें वैल्यू निकालनी किसकी है, हमें वैल्यू निकालना है बेटा 25x² माइनस 1/16x², सही है जी। अच्छा इसको लिख सकते हैं आप कैसे, 5x का स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर, ये बनना है बेटा कौन सा फॉर्म, a² माइनस b², a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी, 5x प्लस ये बनेगा एक तो, और एक बनेगा 5x माइनस, अब देखो ये वाली वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में दे रखी है 6, मतलब जो आंसर आएगा वो 6 का मल्टीपल होगा, तो यानी या तो ये आंसर होगा या फिर ये आंसर होगा। अब हमें ये और देखना है इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी। देखिए आपको एक बात समझनी है, अगर x प्लस 1/x अगर k के बराबर हो, ठीक है, और अगर हमें माइनस की वैल्यू निकालना हो, मतलब x माइनस 1/x का, तो ये वैल्यू क्या आता है k², इसका स्क्वायर कर दो माइनस, देखिए यहां पर 2ab की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि देखो जब इसका स्क्वायर करते हैं ये वाला फॉर्मूला लगता है बेटा वो इसे सॉल्व करने में, a प्लस बी का स्क्वायर, तो क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो हमें ये देखना होता है 2ab की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, तो 2 होगी, इसका 2 गुना हमें माइनस करना होता है, यानी कि 4 माइनस करना होगा, सही है। अगर माइनस का निकालना हो तो, अगर प्लस का निकालना हो तो प्लस करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे अगर हम देखेंगे, अगर हम प्लस वाले की वैल्यू निकालना चाहते हैं, यानी 5x प्लस 1/, इसकी तो क्या आएगा इसका स्क्वायर, क्योंकि हमें क्या निकालना है प्लस, तो हम प्लस करेंगे क्या 2ab, तो यहाँ से 2ab निकालें, 2ab क्या होगा 2 इंटू 5x इंटू 1/4x, ये ट्रिक है बेटा, तो इससे कटेगा 2 बार, यानी कि 5/2 आएगा, ये 2ab है, इसका 2 गुना कितना आ जाएगा 5, तो ये कितना आएगा 36 और 5 41, यानी इसकी वैल्यू निकल आई अंडर रूट में 41, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या है अंडर रूट 41, और इसकी वैल्यू क्या है जी 6, तो आंसर आएगा 6 अंडर रूट 41, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये ट्रिक है बेटा, इसको ध्यान रखेंगे, अगर प्लस वाला दे रखा हो माइनस वाला निकालना हो तो 2ab का 2 गुना, 2ab का 2 गुना माइनस करेंगे, प्लस वाला दिया है माइनस वाला निकालना है, अगर माइनस वाला दिया है प्लस निकालना तो प्लस करते हैं, फिर हम क्या 2ab का 2 गुना, हमने 2ab यहां निकाला है, उसका 2 गुना हमने क्या कर दिया प्लस कर दिया। नेक्स्ट देखें, इन ए ट्राइंगल एबीसी द कह रहा बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी, एक ट्राइंगल है एबीसी, ये एक ट्राइंगल है ए बी और सी, कह रहा है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीएसी, बीएसी इसका बाइसेक्टर, ये खींचा, बाइसेक्टर का मतलब एंगल को जो 2 इक्वल भाग में कट करेगा,
ये BC को D पॉइंट पे कट करता है, ठीक है जी, इन सच ए वे दैट AB दे रखा 10 और AC दे रखा कितना 15, ये 15 दिया है। देखिए बात को समझिएगा, अगर एंगल बाइसेक्टर खींचा हो तो आप ध्यान रखिएगा इस साइड का और इस साइड का रेशियो हमेशा वही होगा जो इन दोनों का रेशियो होगा। इन दोनों का रेशियो क्या होगा, 5 से कट करें 3 बार, 5 से कट होगा 2, यानी 2:3 के रेशियो में होंगे ये। हमें क्वेश्चन में BD दे रखा है, BD ये दे रखा है कितना 6, मतलब 3 गुना है, तो इसका भी 3 गुना कर दें, आंसर क्या होगा 9। 9 है कहीं पे, डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट देखें, ये कह रहा है A एंड B वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन, A काम करता है कै दिन में, 8 दिन में, और B काम करता है कै दिन में, 12 दिन में। एलसीएम लेंगे कितना आएगा 24, इसकी इफिशियंसी 3 होगी, इसकी इफिशियंसी 2 होगी। कह रहा है दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, अगर एक साथ काम करते हैं, A और B एक साथ काम करते हैं बेटा, A और B ने एक साथ काम किया, बट A लेफ्ट 2 डे बिफोर कंप्लीशन। कह रहा है A ने काम छोड़ दिया, कब छोड़ा, खत्म होने से 2 दिन पहले। यहाँ पे A ने काम छोड़ दिया, इसका मतलब कौन काम कर रहा होगा, B। यहाँ पे 2 दिन होंगे बेटा। कह रहा है A लेफ्ट 2 डे बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क, इन हाउ मेनी डे वर्क विल कंप्लीट, कितने दिन में काम पूरा होगा। अच्छा A और B ने, देखो लास्ट का जो काम किया वो केवल किसने किया, B ने, तो B की इफिशियंसी क्या है 2, एक दिन में 2 काम करता, 2 दिन में कितना काम किया होगा 4, यहाँ पे 4 काम हुआ होगा, तो यहाँ पे कितना काम हुआ होगा 20। इस 20 काम को किसने किया होगा, A और B ने। A और B की इफिशियंसी क्या है 5, अगर 5 इफिशियंसी से करेंगे तो कै दिन में होगा, यानी स्टार्टिंग में लगेगा 4 दिन और लास्ट में लगेगा 2 दिन, तो पूरे काम को करने में कितना लगेगा 6 दिन। ठीक है, यही पूछा है, इन हाउ मेनी डे वर्क विल कंप्लीट, यानी कि पूरे काम को करने का समय निकालना है, तो 4 दिन ये, लास्ट के 2 दिन ये, तो कुल 10 दिन हुआ। नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन ये क्या दे रखा है जी, ये बताया गया है किस टॉपिक से है, कह रहा पर्सन ए स्टार्टेड द बिजनेस, ए ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो पार्टनरशिप का क्वेश्चन है ये। इन्वेस्टिंग 65,000, 3 आदमी है A B और C। ए ने कितना पैसा लगाया, 65,000 लगाया बेटा, ठीक है। आफ्टर फ्यू मंथ, कुछ महीनों के बाद में B ज्वाइन करता है और उतना पैसा लगाता है। B ने कितना लगाया है 50,000 रुपए, ठीक है। 3 मंथ आफ्टर ज्वाइनिंग ऑफ B, जब B ने ज्वाइन किया उसके 3 महीने और बाद C ने लगाया है 55,000 रुपए, ठीक है। ये इनके कैपिटल का रेशियो बेटा, 3 जीरो देखो सबसे कट जाएंगे, 5 से और कट करें, ये 13 बार कट होगा, ये 5 से कट होगा 10 बार, और ये 5 से कट होगा कै बार 11 बार। अगर टाइम देखें, कह रहा है कितने समय के लिए, एट द एंड ऑफ ईयर, 1 साल के बाद का है। यहां तक का क्वेश्चन देखते हैं पहले, 1 साल बाद का, इसका मतलब ये पूरे 12 महीने रहा होगा, जबकि ये कुछ महीने बाद आया है, तो इसका मतलब इसका टाइम मान लेता हूं 12 माइनस एक्स, इससे भी 3 महीने कम है, तो अगर 3 महीने और कम करेंगे तो इसका टाइम आएगा 9 माइनस एक्स। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से प्रॉफिट का रेशियो आएगा, ये आएगा कितना 156, अगर 10 से गुणा करेंगे तो आएगा 120 माइनस 10x, और इसका करेंगे 11 से तो 99 माइनस 11x, 11x, ये प्रॉफिट का रेशियो होगा। कह रहा है एट द एंड ऑफ ईयर ए गॉट 50% ऑफ द प्रॉफिट एज हिज शेयर, तो पूछा कितने महीने के बाद में, कह रहा फॉर हाउ मेनी मंथ डिड ए फाइनेंस द बिजनेस अलोन। कह रहा है कि ए ने कितने महीने तक अकेले काम किया, पहले ए ने काम किया था ना, ए के कुछ महीने के बाद, एक्स महीने के बाद बी आया, तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है कि एक्स कितना है, कि कितने महीने के बाद ए आया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ए का प्रॉफिट है 50% है, 50% का मतलब जितना प्रॉफिट इन दोनों का है उतना ही प्रॉफिट इसका भी है, तो अब वही कर देते हैं हम कि इसका प्रॉफिट क्या है 156, इन दोनों का कितना होगा, ऐड करो 9, 9 और 2 11, 219 माइनस का 21x। हमने किया क्या, इन दोनों के प्रॉफिट को जोड़ दिया, इन दोनों का प्रॉफिट इसके बराबर होगा, इसे इधर लेके जाऊं 21x इक्वल्स टू 219 माइनस होगा, ये सॉरी 156 माइनस होगा 219 में से 6 में से 9 में से 6 घटेगा 3 और 15 और 6 63 आएगा, तो x बराबर क्या आएगा 3, ये सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट देखें, ये क्वेश्चन किसका है, डीआई पे बेस्ड है। क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं। द फॉलोइंग बार ग्राफ शो द रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर बाय बिजनेस। देखिए जो रिसिप्ट है उसको बताया है किससे, ग्रीन से, और जो आपका ये है जो आपका एक्सपेंस है वो रेड में बताया हुआ है,
ठीक है, अगर गेन निकालना है तो रिसिप्ट माइनस एक्सपेंडिचर करेंगे। तो कह रहा है इन विच ईयर कंपनी गेन मिनिमम अमाउंट, कह रहा है किस ईयर में मिनिमम प्रॉफिट हुआ। यहां पे प्रॉफिट कितना, देखो यहां पे ये रिसिप्ट था, ठीक है, अगर हमें गेन निकाला तो गेन कैसे निकलेगा, रिसिप्ट माइनस एक्सपेंडिचर, इसमें से घटाएंगे। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना है जी 3 का, यहाँ प्रॉफिट कितने का 4 का, यहाँ प्रॉफिट कितने का है 15 का, यहाँ प्रॉफिट कितने का 2 का, और यहाँ प्रॉफिट कितने का है, यहाँ भी ज्यादा है। तो मिनिमम पूछा, तो मिनिमम कौन सी ईयर में होगा, 2019 में। ये सही आंसर है एकदम, 1 सेकंड का क्वेश्चन था। कह रहा 3 पॉजिटिव नंबर इस रेशियो में है, सम ऑफ देयर स्क्वायर, अगर इनके स्क्वायर का सम कर दिया जाए तो इसका स्क्वायर क्या आएगा, देखिए 2x है, ये 3x है, ये 4x है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4x स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा 9x स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा 16x स्क्वायर। तो बनेगा कितना, ये बनेगा 16 और 9 25 और 4 29, 29x स्क्वायर बराबर होगा किसके 2349 के। तो x स्क्वायर देखिए इससे कटेगा क्या बार, 81 बार कट रहा है, तो x बराबर क्या आ जाएगा 9। अगर x 9 है तो पूछा है एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर, पहले 2 नंबर का एवरेज। देखिए इन दोनों का एवरेज क्या आएगा 5x/2, है ना, दोनों का जोड़ डिवाइड बाई 2, तो कितना आएगा 2.5 या 5/2, x की वैल्यू कितनी है 9, 45/2 यानी कि 22.5। नेक्स्ट देखें, कह रहा है साइड ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड आर, इतना एक ट्रायंगल है जिसकी साइड दे रखी है कितना 360, 480 और 600। अच्छा अगर इन साइडों में हम रेशियो देख लें, कह रहा है व्हाट इज द एरिया, इट्स एरिया इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर। कह रहा है इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो स्क्वायर के एरिया के बराबर है, ठीक है, ओके। कह रहा व्हाट इज द साइड ऑफ, ठीक है, इसका इसको एरिया निकालना पड़ेगा। एक तो आप √s वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये तरीका तो है ही है। एक तरीका और है, इसकी साइडों का रेशियो देखें कितना आ रहा है, 12 पंजे 60, 12 चौक 48 और 12 × 36, 3 4 5। अगर 3 4 5 है तो ट्रिपलेट है, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि ट्रिपलेट बन जा रहा है 3 4 5। ये हाइपोटेनस होगा, इनमें से एक बेस एक परपेंडिकुलर होगा। अगर मैं इसका अब एरिया निकालूं तो इसका एरिया तुरंत निकल जाएगा। अब एरिया क्या आएगा 1/2 बेस, किसी एक साइड को बेस मान लेता हूं, अगर ये बेस है तो ये हाइट होगी, क्योंकि ध्यान रखना ये तो आपका हाइपोटेनस रहेगा ही रहेगा, इनटू कितना 480, ठीक है। ये स्क्वायर के एरिया के बराबर है यानी ए स्क्वायर के बराबर, तो बस हमें ए बता देना है। ए की वैल्यू क्या होगी ये निकालना है। देखिएगा 2 से कट जाए कितनी बार 180 बार, सही है जी। अगर मैं इसका ए बराबर निकालूं तो √ इसे लिख सकता हूं 9 × 2 × 10, इसे लिख सकता हूं कैसे 16 × 48 × 10, सही है जी। इसका √ कितना आएगा 3, इसका √ कितना आएगा 4, इन दोनों से 10 बाहर आ जाएगा और √ रह जाएगा कितना 2 और 3, √ 6 आएगा, √ 6। ये आंसर होगा 120 √3 √6, 120 √6, ये आंसर सही होगा। साइड निकालनी थी हमें। अगला क्वेश्चन देखें, ए पर्सन सैलरी वॉज डिक्रीज बाय इतने %, एक आदमी की सैलरी इतने % घटती है और फिर उसकी बढ़ जाती है। सक्सेसिव लगा दो बेटा, घटने का मतलब 1/2, 2 से 1 घट के 1 रह गई, और फिर क्या हुए इंक्रीज हुई 1/2, तो 2 से बढ़ के क्या हो गई 3 हो गई, यानी कि पहले अगर 4 होगी तो बाद में क्या हो जाएगी 3, तो सैलरी क्या होगी घटेगी कितना 1, जो आएगा 25%, 25% डिक्रीज। नेक्स्ट देखें, करेक्ट ट्राइंगल है ABC, एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है जी। कह रहा है DE and F आर मिड पॉइंट ABC, कह रहा है DEF आर मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, यहाँ पे D है, BC के बाद में कौन सी है CA, DEF, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे क्या पूछ रहा है, कह रहा है BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू दे रखी है BC ये 25.6। आगे कह रहा है CA की वैल्यू कितनी है 18.8। आगे कह रहा है 20 इसकी दे रखी है कितनी 20.4।
सही है। कह रहा है व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF। अच्छा, इस ट्राइंगल का रेशियो पूछ रहा है। देखिएगा, अब समझें बात को। अगर ये सब मिड पॉइंट है तो ये जो लाइन होगी वो इसका आधा होगा, जो भी ये है उसका आधा ये होगा, ठीक है। अब ये जो लाइन होगी वो इसका आधा होगा, समझ रहे हैं। अब ये जो लाइन होगी इसका आधा होगा, तो इसका मतलब इसका जो पेरीमीटर आएगा उस बड़े ट्रायंगल के पेरीमीटर का आधा हो जाएगा। तो 20.4, 25.6 और तीसरा कितना 18.8। 10 8 18 कैरी का 1 कितना आएगा, 13 1 14 कैरी का 1 6। इसको आधा कर दें तो 32.4 आएगा। 32.4 ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट देखें, ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। देखिए ये बनना है, ये वाला फॉर्मूला बनेगा बेटा, ये a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 क्या होता है, a माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी। देखो ये बनना है ए स्क्वायर ए की पावर 3 ये, और ये बी की पावर 3, ये बनेगा ए स्क्वायर, ये वाला बनना है ए स्क्वायर, और ये बनेगा बी स्क्वायर, और ये बनेगा ए बी। तो इसका मतलब ऊपर जो लिखा है वो लिखा है ए की पावर 3 और नीचे लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। जबकि हम जानते हैं ऊपर क्या लिखा जा सकता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, और नीचे भी यही लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं ये जो लिखा है ऊपर, ऊपर लिखा है ये फॉर्म ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3, जहां बी क्या बनेगा 0.3 की पावर 3। अब नीचे लिखा है ये बनेगा ए स्क्वायर, ये बनेगा ये ए बी, और ये क्या लिखा है बी स्क्वायर। तो अगर आप समझो इस फॉर्मूले को अगर सॉल्व करना चाहूं तो क्या लिखा जा सकता है, ये नीचे ये लिखा हुआ, तो इससे कट जाएगा, तो यानी आंसर क्या आएगा ए माइनस बी, और ए की वैल्यू क्या है 7.03 और माइनस बी की वैल्यू क्या है 0.3, तो आंसर क्या आएगा 7। ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखें, कह रहा है फाइंड द लेंथ, अनिल लेंथ इज सम ऑफ 5000 ऑन सिंपल इंटरेस्ट फॉर 10 ईयर। अनिल ने 5000 रुपए 10 साल के लिए दिया है सिंपल इंटरेस्ट पे, इन सच ए वे दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम। देखिए एक साल में अगर 6% है, 10 साल में यानी कि अनिल को जो ब्याज मिलेगा 60% सिंपल इंटरेस्ट होगा। सही है जी। अच्छा, ये 6% पर एनम है। ओह, क्वेश्चन ये दे रखा है 5000 रुपए है, 10 साल के लिए दिया गया है। किस तरह से दिया गया है, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट क्या है 6% होगा फर्स्ट 2 ईयर के लिए, 6% रेट है 2 सालों तक, यानी कि यहां पे जो ब्याज आएगी 12% होगी। 8% का रेट है अगले 2 साल के लिए, 8% रेट होगा अगले 2 साल का, यानी यहां पे जो ब्याज होगी 16% होगी। ठीक है, अब आगे बता रहा है 10% पर एनम होगा बियॉन्ड 4 ईयर, 4 साल के बाद। ये 4 साल हो चुके हैं, कुल 10 साल के लिए दिया गया था, तो इसका मतलब अगले 6 साल के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो 10% होगा। तो यहां पे जो ब्याज आएगी वो कितनी आएगी 60%, यानी कुल सिंपल इंटरेस्ट जो आएगा वो कितना आएगा 60 70 80 88% सिंपल इंटरेस्ट होगा किस पे, प्रिंसिपल पे। उम्मीद कर रहा हूं बात को समझे होंगे आप। ठीक है, 60 70 80 88% होगा सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालें तो क्या आएगा 88% ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है 5000, 00 से आपका 00 कट जाएगा। ठीक है, गुणा करिएगा 5 8 40 कैरी का 4 और 5 8 40 4 44, इतना ब्याज होगा। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, इंटरेस्ट ही पूछा है 4400, ये सही आंसर है। नेक्स्ट देखें क्या कह रहा है, ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर है। ये हमने एक सर्कल बना लिया, ओ इज द सेंटर, ओ इसका सेंटर है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर। कह रहा है पी इज द पॉइंट आउटसाइड ऑफ द सर्कल, एक पी पॉइंट है सर्कल के बाहर। कह रहा पी क्यू इज द टेंजेंट टू द सर्कल। टेंजेंट थोड़ी देर पहले समझाया, ऐसी लाइन जो सर्कल को टच करते जाएगी। ये पी है और ये क्यू है। कह रहा पी क्यू द टेंजेंट टू द सर्कल। कह रहा व्हाट इज द लेंथ ऑफ पी क्यू। पी क्यू की लंबाई क्या होगी, अगर ओपी दे रखा हो 26, ओपी दे रखा है। देखिए ये एक प्रॉपर्टी है, अगर टेंजेंट सेंटर से अगर टेंजेंट को मिलाया जाए तो 90 डिग्री कौन होता है, ये 26 है। तो ये आप जानने हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। हमें ये वाली दे रखी है 10, हम ये निकाल सकते हैं किससे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। तो कितना आएगा
26 का इसका होता है 676, ये माइनस करेंगे 100, कितना बचेगा 576 अंडर रूट में, जो कितना आएगा 24। यही इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट देखें, कह रहा है ए बराबर 30 है तो इसकी वैल्यू निकालना है, तो 8 sin 30 प्लस 11 कोसेक 30 माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिवाइड बाय, एक ही वैल्यू रख दिया बस सिंपली, डिवाइड बाय, डिवाइड किससे करना है जी हमें, 10 cos 30 है तो ये 60 बन जाएगा। अब साइन 30 की वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है जी, 1/2 प्लस 11, और ये कोसेक 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 का उल्टा, साइन 30 की वैल्यू क्या थी 1/2, इसका उल्टा क्या होगा 2, माइनस कॉट 30 क्या होता है, कॉट 30 होता है क्या, कॉट 30 होगा tan 30 का उल्टा, और tan 30 क्या होता है 1/√3, इसका उल्टा यानी √3, और उसका स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, डिवाइड बाय 10, cos 60 क्या होगा साइन 30 जितना यानी 1/2, इससे कटेगा क्या बार 4 बार, तो ये कितना आएगा 22 और 4 26, 26 में से 3 घटाओगे ऊपर आएगा 23, और नीचे बचेगा कितना 5, अगर 5 से डिवाइड करेंगे 5 चौक 20, 3/5, 4 3/5, ऑप्शन नंबर बी ये सही होगा। नेक्स्ट देखें, ये एक फिर डीआई से क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है ब्रेकअप द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑफ वर्क ऑफ ए कंपनी वर्किंग इन डिफरेंट ऑफिस, ठीक है, ए टू ई, ये अलग अलग ऑफिस के नाम है, ए बी सी डी ई, ये ऑफिस के नाम दे रखे हैं, इनमें कितने कितने एम्प्लॉय काम करते हैं वो दिया है, और ये डिग्री में दे रखा है, जैसे ए में 126 डिग्री है। अब बस इतना समझना होता है कि जैसे अगर लिखा है 20% तो हम क्या लिखते हैं 20/100, अगर लिखा है 20 डिग्री तो इसको क्या लिखेंगे 20/360, क्योंकि परसेंटेज 100 में काउंट करता है और डिग्री 360 में काउंट करता है, बस इतना समझना है आपको बस, ठीक है जी। कुल एम्प्लॉय दे रखे हैं कितने 2400, क्या निकालना है, इफ 40% ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ऑफिस ए, ऑफिस ए के जो एम्प्लॉय हैं उसमें से 40% आर शिफ्टेड इक्वली इन ऑफिस बी, ए के जो एम्प्लॉय हैं वो बी में और ई में चले गए, तो पूछा देन व्हाट विल बी द सम ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन बी एंड सी, बी और सी में कितने एम्प्लॉय हो जाएंगे। देखिए पहले बी और सी के एम्प्लॉय निकाल लेते हैं अभी कितने हैं, अगर बी में देखें तो बी में कितने 18 डिग्री हैं और सी में कितने हैं 54 डिग्री हैं, दोनों में मिला के अगर देखेंगे, क्योंकि बी में कुछ एम्प्लॉय यहाँ से ऐड भी होंगे जो ए के शिफ्ट हुए होंगे, ठीक है, ए के शिफ्ट हो रहे हैं बी और ई में, तो पहले कितने थे हम वो निकाल लेते हैं, फिर कितने शिफ्ट हुए वो ऐड कर देंगे बस। तो अगर हम यहाँ से देखें तो कितना आएगा 50 10 60 72 डिग्री आएगा, 72 डिग्री ऑफ 2400, इतने एम्प्लॉय तो पहले से थे, 36 दूनी 72 और 36 से कटेगा क्या बार 10 बार, इससे कटेगा तो कितना आएगा 24 दूनी 48, 480 एम्प्लॉय तो पहले से थे। तो मैं यहाँ पे क्या निकाल पाया, हमने निकाल लिया कंपनी बी में और सी में कितने एम्प्लॉय थे, वो आगे 480। अब मैं ये देख ले रहा हूँ कि इस ए से जो शिफ्ट हुए हैं कि ए के जो शिफ्ट हुए हैं किसमें बी में और ई में कितने शिफ्ट हुए हैं, केवल 40% शिफ्ट हुए हैं ए के, पहले मैं ए के निकाले तो ए में कुल कितने एम्प्लॉय थे, तो ए में थे 126 डिग्री ऑफ 2400 का, 18 7 26 18, इससे कटेगा क्या बार 120 बार, 12 7 84, इतने एम्प्लॉय हैं किसमें कंपनी बी में, कंपनी ए में, सॉरी कंपनी ए का निकाला है हमने। अब इसमें से कितने शिफ्ट होंगे 40% शिफ्ट होंगे किसमें बी में और सी में, लेकिन आधे आधे शिफ्ट होंगे, तो बी के हिस्से में कितने आएंगे, बी के हिस्से में आएंगे केवल 20% यानी 1/5, अगर 1/5 निकाले तो कितना आएगा 5 एकम 5 5 का 30 168, अब 168 और ऐड कर दें तो 8 8 6 14 646, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या दे रहा है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन ए और बी, दो स्टेशन है, एक स्टेशन यहाँ है एक स्टेशन भी यहाँ है, इनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है 200 किलोमीटर, कह रहा है ट्रेन ए रन फ्रॉम ए, एक ट्रेन है जो ए से चल रही है और इसकी स्पीड क्या है 75, वाइल दूसरी बी से चल रही है ए की तरफ, इसकी स्पीड क्या है 80, कह रहा है व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रेन 3 मिनट बिफोर दे मीट, जब वो मीट करेंगी, यहां मीट करेंगी तो 3 मिनट पहले मैंने माना कहां पे होंगी
एक यहाँ पे होगी, एक यहाँ पे होगी, यानी ये डिस्टेंस कितने समय में चली जाएगी? 3 मिनट में। तो ये डिस्टेंस कितनी है ये निकालना है। तो डिस्टेंस अगर निकालेंगे तो डिस्टेंस क्या आएगा? स्पीड इनटू टाइम। अपोजिट डायरेक्शन में तो रिलेटिव स्पीड चल रहे होंगे, और रिलेटिव स्पीड क्या होगा? इन दोनों को ऐड कर दें, 160 का किलोमीटर में, जैसे मीटर में बदल दें, 5/18 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना? 3 मिनट। 3 मिनट को भी सेकेंड में बदल देता हूं, इतना आएगा। ठीक है, तो 3 से कटेगा क्या बार? ये 6 बार, और 6 से क्या बार कटेगा? ये 10 बार। कितना आ जाएगा जी? ये आएगा 16 पंजे 80। 80 के आगे कितने जीरो आएंगे? 1 और 1 2, तो बनेगा 8000 मीटर, जिसे हम 8 किलोमीटर कह सकते हैं। ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये और देख लीजिएगा, क्या बता रहे थे? फॉलोइंग हिस्टोग्राम शो द मार्क्स स्कोर बाय 40 स्टूडेंट इन टेस्ट। कह रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे इस साइड में, और कितने कितने मार्क्स मिले वो इस साइड में दे रखे हैं, और 30 मार्क्स का है। स्टूडेंट हैज टू स्कोर मिनिमम 10 मार्क्स। मिनिमम 10 मार्क्स चाहिए टू पास होने के लिए। कह रहा व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास द एग्जाम। कह रहा कितने स्टूडेंट ने पास हुआ। जब पास कब होंगे? जब मिनिमम 10 हो। तो 10 से, ठीक है, 10 या 10 से ज्यादा, तो ये वाले चाहिए, ये वाले चाहिए, ये वाले चाहिए, ये वाले चाहिए। तो ये स्टूडेंट कितने हैं? देखो अब कुल स्टूडेंट कितने थे? 40 दे रखा है, तो यानी कि ये वाले फेल हैं। तो फेल कितने हैं? फेल 10 फेल हैं, तो पास कितने हुए? 30। यही पूछा है, 30 पास हुए 40 में से, इंटू 100, तो कितना का? 3/4 75%। ये सही आंसर होगा। अगर हम इसको और देख लें, क्या कह रहा है? परफॉर्मेंस ऑफ 180 स्टूडेंट इन ग्रेड्स हैज बीन शोन इन द फॉलोइंग पाई चार्ट। ये पाई चार्ट दे रखा है, इसमें कितने कितने ग्रेड हैं इसके बारे में बताया है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट गेटिंग ग्रेड बी। देखिए ये दे रखा है ग्रेड ए, ये दिया है ग्रेड, ये ए है, ये बी है, ये सी ग्रेड है, ये डी ग्रेड है, और ये ई ग्रेड है। पूछ रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट गेटिंग ग्रेड बी इज व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट गेटिंग ग्रेड ए। जो बी ग्रेड पाने वाले हैं, बी ग्रेड पाने वाले कितने हैं? ये रखे हैं जी 27, और ए ग्रेड पाने वाले कितने हैं? 30। कह रहा है ये कितना परसेंट है ऑफ 30 का? तो 27 निकालना, कितना परसेंट है 30 का? परसेंटेज निकालेंगे 100 से गुणा, 3 से कटेगा क्या बार? 9 बार, 3 से कटेगा क्या बार? 10 बार, इससे कटेगा 10 बार, तो आंसर कितना आ जाएगा? 90%। ये सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन और देख लें, ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? 2 cos A + 1 2 cos A - 1। देखो ये बनना है A + B, और ये बनना है आपका A - B। अब अगर A + B और A - B की वैल्यू बात करें, A + B A - B क्या होता है? A² - B²। तो A² - B² करके तो इसका स्क्वायर होगा, क्या बनेगा? 4 cos² A, ठीक है, -1, ये इक्वल आएगा 0 के। तो क्या बनेगा? cos² A इक्वल टू, ये इधर ट्रांसफर होगा तो 1/4 बनेगा। तो cos A की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी? 1/2। और ये cos में कितने की वैल्यू होती है? 60 की। cos A, ये cos में कितने की वैल्यू है? cos 60 की। तो A बराबर कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। ये इसका सही आंसर होगा। उम्मीद कर रहा हूं आपने पूरा टेस्ट देख लिया होगा। ठीक है, सभी को समझ आया होगा। ओके, थैंक यू।